बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और अभी फौरी तौर पे मेरा जी चाह रहा है हरमीत के शहर की तरफ चले, जो गर्मा गर्मी वहाँ पे थी उसका कुछ थोड़ा सा हाल उससे पूछते हैं। हाँ, कल तो कमाल ही हो गया। पार्लियामेंट के वो जो मुश्तरका इजलास हुआ उसमें लाजमी तौर पर मौजूद होगा, मुझे ऐसे फील हो रहा है। सो हरमीत का रुख कर लेते हैं। हाँ, हरमीत की तरफ चलते हैं। पहले हरमीत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। रहू साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। कल जिस तरह गहमा गहमी थी, और हमने हमेशा देखा है जब भी मुश्तरका इजलास होता है तो वो लगता है ऐसा है कि वही कोई मछली बाजार है और कोई ना कोई मंडी लगी हुई और यहाँ पे जो है सौदा अपना अपना बिक रहा है। और हमने हमेशा ये भी देखा है सर कि हर एक पार्टी में कुछ ऐसे से अरकान जो होते हैं रुकने असम्बली, जिनका मन होता है लड़ने का, या कुछ ऐसे फिक्रबाजी और एक दूसरे पे ऐसे से फिक्रे कसने का जो उमूमन पहले से तैयार आ जाते हैं। और कुछ खवातीन जो है पार्लियामेंटेरियन, और उसके साथ साथ कुछ गैंग, एक बहुत बड़ा गैंग पार्लियामेंट के आगे भी खड़ा होता है खवातीन का। तो ये जो माहौल होता है बड़ी गहमा गहमी और जिस तरह तलख जुमलों का जो तबादला होता है। बहरहाल कल जिस तरह हुआ, हमने देखा कि अपोजिशन जिस तरह बड़े बड़े दावे कर रही थी कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज हुकूमत को मिलेगा और हुकूमत के दिन जो है वो गिनती के रह गए हैं। लेकिन कल हमने देखा कि हमेशा की तरह जब भी सेनेट के चेयरमैन के हवाले से, तब्दीली के हवाले से कोई बात आई है, कोई और मामला आए, तो उसमें कोई ना कोई गायब जरूर होता है। और कल अपोजिशन के 10 अरकान जो है वो फिर एक बार फिर गायब थे। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ चीजें बड़ी कंट्रोवर्शियल भी थी। आमिर लियाकत साहब का जो है वो क्लिप वायरल भी है, सोशल मीडिया भी वायरल हुआ है। बट बहरहाल हमने कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें की जिसमें काफ लीग के लोग थे, तो सब कुछ होने के बावजूद उनके चेहरे के तासुरात थे, उसमें उसी तरह खुशी हमें देखने को नहीं मिल रही थी। बट बहरहाल जो भी हुआ, हुकूमत को एक बहुत बड़ी फतेह जो है हुकूमत को हुई। और हमने देखा कि अपोजिशन बहुत कोशिश थी उनकी ईवीएम के हवाले से, दीगर जो 33 बिल थे, खासकर कुलभूषण यादव के हवाले से, तो वो सारे तमाम के तमाम बड़े जल्दी में पास किए गए। और अपोजिशन ने एक वावेला मचाया काफ़ी, और ख़ासकर स्पीकर बेचारे जो थे उसका जो घेराव किया गया था, तल्ख जुमलों का पश्तो में और मुख्तलिफ जुबानों में जिस तरह उसको खराज तहसीन पेश किया जा रहा था। बट मज़े का था सारा इवेंट, हमने उसको एंजॉय किया और अवाम ने वैसे टेलीविजन की स्क्रीनों पर भी एंजॉय किया होगा। बट ये था कि पीटीआई को जितनी जल्दी थी, और जी बिल्कुल, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूं। तो मैंने कहा कि जो टेलीविजन ने जिस पे स्क्रीन पे मजे लिए होंगे, लोगों ने उसको भी एंजॉय किया होगा, हमने तो वहां पे मामला जो देखे। बट बहरहाल ये था कि हुकूमत, और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, पहले उनकी बॉडी लैंग्वेज लग रहा था कि खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो वो जीत के लिए पुरज़म होता है, और कल उसको जीत नसीबी हुई। जिस तरह वो पुरुमीद थे और जिस तरह मामला थे पहले से तयशुदा चीजें हो गई थी। 33 बिल जो है वो पास करवाए गए, और जिस वक्त वो शुरू में तो लग रहा था एक स्पीड लगी हुई, पता नहीं वो स्पीड की वजह क्या थी। उसमें खैर अहम तरीन जो बिल हैं वो तो 3-4 ही थे, बाकी जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन सबसे अहम जो था वो ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इलेक्शन करवाने वाला, दूसरा जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का, तीसरा कुलभूषण यादव के हवाले से इम्पोर्टेंट था। और वो जो बिल है वो ये कि उसको अपील का हक मिल जाएगा इसके बाद। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बिल था जो मेरे ख्याल में हम आइंदा आने वाले 1-2 दिनों में इसके ऊपर ज़्यादा तफसील से बात करेंगे, और वो है कि जो बच्चों को ज़्यादती करते हैं और फिर उनके साथ जिनसी ज़्यादती करते हैं, उनकी कैस्ट्रेशन का बिल भी है कि उनको कैस्ट्रेट कर दिया जाए। तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है, और वो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है। ऐसे बिल्स मंजूर होने चाहिए और फिर इन पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। जिस तरह से आपने कुलभूषण यादव का जिक्र किया, एक दहशतगर्द को अपील का हक दिया जाएगा अब कानून साजी के जरिए। अब वो इसके बारे में भी तफसीलात जब आएंगी तो रोमा, अगर हम बात करें ना कि कुलभूषण यादव के इस मामले को, तो रहू साहब उमूमन ये होना चाहिए कि जो सिफारती मामलात है, देखना चीज़ें पड़ती है और उमूमन होता भी है कि मामला सिफारती तरीके से, क्योंकि उसका भी बिगाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन माजरत के साथ पीटीआई ने जिस तरह कुलभूषण यादव के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी, अगर कल ये बिल नून लीग या पीपल्स पार्टी पास कराती तो मेरे ख्याल में जो हशर होना था सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया टीम जो पीटीआई की बड़ी सरगर्म है, और फिर मीडिया पे फिर उससे जिस तरह ट्रायल होता, तो मैं समझता हूँ आज उसी तरह नहीं हो रहा है। लेकिन बहरहाल चीज़ें, क्योंकि आप स्मूथ जाएंगे तो स्मूथ उसका रिजल्ट आएगा, और ये मामला होते रहते हैं इंटरनेशनली, जो कवानीन है उसी के तहत, और एक रसाई है उसको मिली है,
तो बहरहाल एक नई, क्योंकि अब हालात आपके सामने कि हर तरफ जो बिगाड़ है वो तो हम बना नहीं सकते, कुछ जगह पे स्मूथ रास्ते भी देखने होते हैं, बट पीटीआई जिस तरह माजी में करती थी, कल जिस तरह वो सामने आई है तो बिल्कुल खामोश तमाशाई, बल्कि अपोजिशन उसी तरह खेल नहीं पाई। मैं अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन को जिस तरह खेलना चाहिए था, बट ये हमने हरमीत माजी में भी देखा है कि तहरीक इंसाफ ने जिस जिस चीज़ को निशाना बनाया, जिस जिस चीज़ को हमेशा क्रिटिसाइज किया, बाद में वो हमें खुद ही करते दिखाई दिए। अब हम कुलभूषण यादव को ही देख लें, इसका मामला ही देख लें, तो एक दहशतगर्द है और फिर आपने उसको गद्दार करार दिया, दहशतगर्द करार दिया, और फिर आप कल उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप उसके लिए कानून जो है वो पास करवा रहे हैं। पता नहीं वो इंटरनेशनल प्रेशर है ये क्या, बट हमेशा यही कि जिस पे क्रिटिसाइज किया। ऐड करता जाऊं इसके साथ। जी 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 Yes. आपको याद होगा जब ईरानी सदर आ रहे थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर था, तब कई मामला जो है तय होने वाले थे और अचानक जो है वो कुलभूषण का ये मामला केस मंजरेआम पर आया और नून लीग का ये मौक़िफ़ था कि हमारे जो ताल्लुकात थे या जो सिफारती मामलात थे उसको तब उस सबूताज करने की कोशिश भी की गई, बट बहरहाल जो भी हुआ उस पर उसी तरह सियासत को नहीं चमकाना चाहिए। कई मामलात ऐसे होते हैं जो बड़े उसको देखना होता है मुल्क के मामलात के हवाले से, उसके मुल्क की बेहतरी के हवाले से भी चीज़ें देखनी होती है, बट जो हुआ अब तो हो गया है। लेकिन हम अपोजिशन अब जो उन्होंने का मौक़िफ़ है कि हम अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बट बहरहाल मेरे ख्याल में आज हमारे पास सीनियर तज्ज़ियाकार है तो उनसे भी सवाल करेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे। और यहाँ पर एक अहम पॉइंट ये भी है कि कल जिस तरह से हुकूमत ने बड़े कॉन्फिडेंटली बिल को पेश किया, फिर 33 बिल जो थे वो मंजूर करवा लिए, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इतने कॉन्फिडेंट थे। अगर वो इतने कॉन्फिडेंट थे तो इससे पहले जो मुश्तरका इजलास था वो मौखर क्यों किया गया? वो उसकी वजह यह है कि उस वक्त इत्तेहादिये भी जो है वो तो कुछ नाराज थे थोड़े से। हाँ। अब ये इत्तेहादियों को पहले मनाया गया है, अपनी गिनती पूरी की गई है और यही उनके कॉन्फिडेंस की वजह है। और दूसरी तरफ यह है कि अपोजिशन को ये मालूम था कि हमारी तादाद कम है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये नहीं कि उनके अरकान जो हैं वो गायब हो गए, बल्कि उनको ये मालूम था, जैसे अख्तर मैंगल जैसे आदमी से हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो किसी के प्रेशर में आके गायब हुए होंगे। वो उनको मालूम था कि ये हमारी गिनती पूरी नहीं होनी और ये बिल पास हो जाने हैं मुश्तरका इजलास में। ये पहले से प्रेडिक्शन चल रही थी कि वो बहुत भी कर लें तो उनकी तादाद 218 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 213 की ज़्यादा गिनती आ रही थी, लेकिन मतलब यह है कि कुछ और 5 अरकान के बारे में था कि वो अगर उनको शामिल कर लिया जाए, लेकिन बहरहाल ये गिनती फिर भी कम थी। अपोजिशन के पास नंबर कम थे और हुकूमत के पास नंबर इतने थे कि वो मुश्तरका इजलास में अपने पूरे कर सकते थे। मैं सिर्फ एक बात ये कह दूं कि कुलभूषण को अभी अपील का हक है, अभी कोई फैसला नहीं हो गया, ये आगे चल के मामला खुलेगा कि क्या प्रेशर है इंटरनेशनल जिसकी बुनियाद के ऊपर ये मतलब वो हुआ है। हम कोशिश भी करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में माहिर कानून को लेके उससे ये देखें कि अपील का हक जो दिया गया है इसका बेनिफिट कितना ज्यादा उसको होगा या बेनिफिट देने की कोशिश की गई है और इंटरनेशनल प्रेशर क्या है। बिल्कुल। अब बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम अपने एनालिस्ट के लिए भी रख लेते हैं, उनसे भी कुछ डिस्कशन हमने करनी है। सो अभी हम टॉप स्टोरीज के साथ आगाज़ करते हैं। डेली डोज होगा, उसके बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद IMF के ड्राफ्ट के मुताबिक स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का कानून भी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मंजूर करवा लिया गया है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। फिर एक NGO इस वक्त कराची में काम कर रही है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, जो बच्चे बीमार हैं या जिनके पास कम वसाइल हैं और उनकी कोई ना कोई ख्वाहिश है। सो मेक अ विश नामी ये एक NGO है जो इन बच्चों की जो डिज़ायर्स है, विशेज़ हैं, उनको पूरा करती है। इस पर भी हम आज डिस्कशन करेंगे। और पंजाब में स्मॉग का राज है, सो प्रेडिक्शन ये है और तजवीज़ भी ये है कि शायद जो तालीमी इदारे हैं पंजाब के उनको दोबारा से बंद कर दिया जाएगा। इस मामले पर प्राइवेट स्कूल्स का क्या मौक़िफ़ है, एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है, इस पर भी हमने डिस्कशन करनी है। डेली डोज के साथ आगाज़ करते हैं और सबसे पहली हमारे पास खबर ये है कि जनाब कोविड का जोर तो अब आहिस्ता आहिस्ता टूटता जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड, बट इसके लिए अभी भी मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो किए जा रहे हैं ताकि जो लोग बीमार होते हैं उनकी बीमारी की शिद्दत को कम किया जा सके। सो इसी हवाले से एक क्या कहते हैं मेडिसिन उसको तैयार किया गया, गोली टैबलेट कहना चाहिए, टैबलेट, इसका नाम है पैक्सलोविड।
बिल्कुल। इसको तैयार किया गया है और ये फाइजर कंपनी जो है, मेडिसिन कंपनी, उनकी जानिब से ये तैयार की गई है और इसके लिए इसके अप्रूवल के लिए अमरीकी इदारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को मंजूरी की भी दरख्वास्त दे दी गई है। और इसके बारे में जो तजर्बात अभी तक किए गए हैं, जितने भी ट्रायल्स हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, और ये कहा जा रहा है कि अगर ये किसी पेशेंट को इस्तेमाल करवाई जाए तो बहुत ज़्यादा उसके चांसेस जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के वो कम हो जाते हैं और मौत का ख़तरा भी 90% कम हो जाता है। ये बहुत सी ज़बरदस्त डिस्कवरी है जिसको जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैं एक लिहाज से बड़ा हैरान होता हूँ कि दुनिया इतनी तेज़ी से, अल्लाह ताला ने उनको इतनी सलाहियत दी कि इतनी तेज़ी से उन्होंने इस बीमारी का सद्देबाब किया, इसकी पहले वैक्सीन तलाश की। पुराने ज़माने में जब इस तरह की मतलब वो होती थी, यानी 1918 के करीब जिस वक्त स्पेनिश फ्लू आया, तो लाखों लोग क्या करोड़ों लोग उसका शिकार हो गए और उसके हाथों मौत के मुंह में चले गए। अभी भी लाखों की तादाद में लोग मौत के मुंह में गए हैं, लेकिन बड़ी तेज़ी से वैक्सीन दरियाफ्त हुई और उस वैक्सीन को लगाया गया। और इस वक्त पाकिस्तान में भी जैसे वैक्सीन आधी पॉपुलेशन को कहते हैं तकरीबन लग गई हुई है, एक डोज कम से कम। तो उसकी बुनियाद के ऊपर यह है कि जब कोरोना की वबा फूटी थी तो माहिरीन का ख्याल था, जिस तरह आपने जिक्र किया स्पेनिश फ्लू का, तो तब भी ख्याल किया जा रहा था कि जो नुकसान है, जानी नुकसान है, बहुत ज़्यादा होगा, करोड़ों में होगा। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि जिस तरह तेज़ी से माहिरीन ने जिस तरह इसका हल निकाला वैक्सीनेशन के बाद, दीगर ऐसी अब ये मामला जो जिस तरह तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उसको कंट्रोल किया जा रहा है, तो आपकी बात दुरुस्त है कि जितनी भी इसकी तारीफ़ की जाए कम है। और माजी में बहुत सारी चीज़ें और अरबों करोड़ों लोग जो है वो अपनी जान गंवा देते थे इस तरह की वबाओं से। लेकिन अब ये देखें, और ये एक और चीज़ भी है कि बहुत सारे लोग जो है वो सुई इंजेक्शन से बड़े कोई टेंशन हो जाती है, बड़े घबरा जाते हैं। तो अब वही अब बड़ा आसान सा हाल आ गया है। हाँ। तो अब घबराने की और भी ज़रूरत नहीं है। तो वक्त के साथ साथ चीज़ों में जिद्दत आ रही है और तेज़ी आ रही है, और तेज़ी की वजह से हम देखते हैं कि जब अमराज आते हैं या वबा फूटती है तो उसी तरह तेज़ी से उसका खात्मा भी हो जाता है। ये सिर्फ एक फ़र्क है, वो ये है कि इंजेक्शन आपको इस बीमारी में मुब्तला होने से बचाता है, लेकिन ये जो दवाई है, गोली है, ये आपको जब एक दफ़ा आप कोरोना का शिकार हो जाते हैं, उस शिकार होने के बाद आपको वायरल मतलब जो असरात हैं उससे बचाती है। पैक्सलोविड यही नाम है। बिल्कुल, और शिद्दत से बचाती है, शिद्दत से, मतलब जाहिर है मतलब हाँ। उसको आपको ज़्यादा बीमार नहीं होने देती, जिसका वायरल वो इन्फेक्शन है उसका तदारक ये करती है। तो FDA को अप्रूवल के लिए दी गई है। जो रिजल्ट्स हैं, जैसे कि फाइजर ने बताया, वो रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि ये अप्रूवल हो जाएगी और बड़ी जल्दी मुझे लगता है कि और दवासाज कंपनियां भी सामने आएंगी, वो जो है वो इसके मुकाबले पे लेके आएंगी अपनी गोलियां, क्योंकि एक दफ़ा फार्मूला निकल आया तो जैसे आपके वैक्सीन में बहुत सी कंपनियों ने बना ली थी वैक्सीन, इसी तरह से इसका भी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे, डेली रोज की। और पाकिस्तान के हीरो जो बड़े फेमस माउंटेनियर थे, अली सतपारा, जिनका इंतकाल भी हुआ था K2 की जब वो मुहिम जोई कर रहे थे, उस दौरान उनके बेटे के हवाले से खबर ये है बिकॉज इन्होंने सोचा कि वो नेपाल जाएंगे, वहाँ पर माउंट एवरेस्ट के लिए एक नया रूट तलाश करेंगे और अपने एक फ्रेंच साथी के साथ ये वहाँ पर थे, माउंटेनियर के साथ वहाँ पर थे। इस दौरान हम देख रहे थे कुछ रोज उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी और तबीयत उनकी कोई लैक ऑफ ऑक्सीजन या इन चीज़ों से नहीं थी, बिकॉज उनके बारे में जो हमें इतलात मिली वो ये थी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन में थे जब से उनके वालिद का इंतकाल हुआ था। सो इस मुहिम जोई के दौरान भी उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी, फिर उनको बेस कैंप लाया गया, फिर उनको खटमंडू मुंतकिल किया गया और अब इनका इलाज तो जारी है, बट ये अपडेट है कि वो अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं। तो हमने सोचा ये अपडेट है, हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लें। अल्लाह ताला सेहत दे इनको, बड़े बाहिम्मत नौजवान है और जिस तरीके से अपने वालिद के बाद इन्होंने मिशन को आगे बढ़ाया है, अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए, वो बड़ी हिम्मत की दाद है। मतलब इसको आप जितनी भी दाद दी जाए कम है। अभी हमारे पास लेटेस्ट यही है कि काठमांडू में ये इस वक्त मौजूद है और इनका इलाज जारी है, तो अल्लाह करे जल्द से जल्द ये सेहतियाब हों। हरमीत, आपको कोई कमेंट करना है साजिद सतपारा के बारे में? बिल्कुल रऊफ साहब, एक ऐसा अजीम हीरो जो हमने खो दी और आज उसकी जो मौत का सदमा है वो आज भी हम उसी में, अगर हम देखें तो साजिद की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर बात है फैमिली, फिर उनके वालिद इस तरह आपसे बिछड़ जाए, तो उसके बावजूद इस बच्चे ने हार
नहीं मारी, और जिस तरह ये उसी मुहिम जोई, वो जो अपने वालिद साहब का जो मिशन था उसी पे ये रवा दवा है। और जिस तरह रोमा कह रही थी कि जहनी तनाव का शिकार इसलिए भी हुए कि वालिद साहब की जो अचानक उस तरह डेथ हुई और उसके बाद वो उसको ढूंढने के लिए काफ़ी अरसा भी लगा, तो ये जाहिर बात है कई सारी चीज़ें आपको डिप्रेस कर लेती हैं और उसकी वजह से आपका जो जिस्मानी आपका जो सेहत है उस पर भी ये चीज़ें असरअंदाज हो जाती हैं। तो बहरहाल हम दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह इनको सेहत दे। बड़े ही आपकी बात दुरुस्त है कि बड़े बाहिम्मत नौजवान है ये, और हमारे मुल्क का नाम रोशन करने के लिए अपनी ज़िंदगी जो दाव पर लगाते हैं, तो ऐसे ये हमारे रियल हीरो होते हैं। मैं बताऊं, जिस वक्त आप बात कर रहे हो या रोमा बात कर रही थी, तो मेरे जहन में अली सतपारा का वो जो आखिरी मिशन था उसका वो गाना तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, वो मेरे कान में गूंज रहा है अब तक। उनकी आवाज़ भी और वो उनके विजुअल भी, वो डांस करते हुए जिस तरीके से हुंजा का कदीम डांस वो किया जाता है, तो वो याद मुझे, मेमोरी मेरी आंखों में आ गई है, मतलब वो सारी। बिल्कुल ठीक हो गया। अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और डेली रोज़ की हमारे पास नेक्स्ट स्टोरी ये है जनाब के अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क, यहाँ पर एक तलाक याफ्ता कपल के मेक लव आर्ट कलेक्शन थी जिसमें मुख्तलिफ फनपारे मौजूद थे। इनको नीलाम किया गया और रातों रात इस कपल ने, तलाक याफ्ता कपल ने 67 करोड़ 60 लाख डॉलर्स कमा लिए। 2018 में मतलब अगर इसका जिक्र करें तो ये करते क्या थे, ये मियाँ बीवी दोनों रियल स्टेट का काम करते थे। फिर उसके बाद इनकी कोई अनबन हुई, डिवोर्स हो गई, बट इनकी जो कलेक्शन थी वो जो फन पारों की थी वो आई गेस 67 के करीब फन पारे थे, जिसमें राउंड अबाउट 30 के करीब जो है वो नीलाम किए जा चुके हैं और रातों रात इतनी ज़्यादा अमाउंट उनके हाथ में आ चुकी है। और जो रिमेनिंग फन पारे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि 2022 में इनकी भी नीलामी की जाएगी। वो इतने पैसे, इसका मतलब और आ जाएंगे और आ जाएंगे और आधे अगर उन्हें डिवाइड किए जाएं तो 38 तकरीबन 30-35 करोड़ डॉलर एक एक हिस्से में अभी से आ गए हैं 35-36 फनपारों से, और जिस वक्त वो आगे के आएंगे तो इतने और हो जाएंगे। तो बैठे बिठाए बीवी भी अमीर हो गई, मियाँ भी अमीर हो गया। लेकिन पहले उससे पहले ये देखा जाए कि उन्होंने ज़ाहिर है ये कलेक्शन की होगी, शानदार तरीन दुनिया के फनपारों की कलेक्शन की होगी। तो ये एक मज़ेदार चीज़ थी, मतलब डिवोर्स हो गई और फिर उसके बाद दोनों मियाँ बीवी, अब तो खैर तलाक याफ्ता जोड़ा है, बट रातों रात इतने अमीर हो गए। सो इंटरेस्टिंग खबर थी। इससे अगली स्टोरी के लिए ज़रा हरमीत का रुख करते हैं। हरमीत, ज़रा सबसे पहले नेक्स्ट स्टोरी शेयर करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि दफ्तरी औकात के बाद आपको प्रोड्यूसर साहब की कॉल आई हो, किसी ऑफिस से किसी की कॉल आई हो कि भाई फ़लाँ काम है, फलां चीज़ करनी है, फलां जगह पहुंचे और आपके ड्यूटी आवर्स खत्म हो गए और आपको वहां पहुंचना पड़े? मीडिया में हो जाता है, मीडिया में हो जाता है, बट आप जरा एक्सपीरियंस मेरे साथ तो मेरे ख्याल हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है कि शो ख़त्म करने के बाद कई सारे मामला होते हैं, जो मैं ऑफिस में ही होता हूँ, और ऑफिस के बाद कई सारी चीज़ें, असलम भाई की भी कॉल आ जाती है कि हरमीत ये नहीं वो करना है, तो उसके लिए भी निकलना होता है, कभी कभी निकल भी जाते हैं वहाँ पे। लेकिन हाँ, बहरहाल मेरे साथ ये मामला वाक़यात ज़्यादातर होते हैं। अच्छा, भी आप चाहते हैं कि प्रोड्यूसर साहब पे जरा पाबंदी लगे कि कॉल्स नहीं करनी, मतलब डिस्टर्ब नहीं करना अपने एम्प्लॉय को? हाँ, ये मुश्किल होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। कॉल के बगैर और मैसेज के बगैर तो अब जिंदगी कोई कांटेक्ट नहीं रखना आपने, जो वो मजा ही नहीं रहा है, फीकी सी है। हाँ, कॉलीग का या जो भी आपका एम्प्लॉय है उसका ख्याल रखना, उसके रेस्ट का भी ख्याल रखना, बिकॉज उसकी एक अपनी पर्सनल लाइफ भी है। बट हम यहाँ पे पुर्तगाल का जिक्र कर लेना, जिसकी ये स्टोरी है, वहाँ पर एक कुछ कवानीन जो है वो मुतारिफ करवाए गए हैं, बड़े मज़ेदार किस्म के ही कह लें, बिकॉज वो मज़ेदार किस्म के एक्चुअल में हैं। और एक उसमें से कानून ये है कि दफ्तरी औकात के बाद कोई भी जो मालिक है वो अपने एम्प्लॉय को या कोई भी कॉलीग अपने दूसरे कॉलीग को काम की गर्ज से फ़ोन नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसको भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। और ये जो कानून है ये ऐसी कंपनीज पर लागू होगा जिनके पास जो मैन पावर है, लाइक 10 से ज़्यादा अगर लोग मौजूद हैं तो वो फिर ऐसी हरकत नहीं करेंगे, जुर्माना अदा करना पड़ेगा। और ये काम इसलिए किया गया है कि जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सेहत का, जिस्मानी सेहत का, उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाए। मुझे तो लगता है ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। लेकिन ये मैं बताऊं कि अमेरिका में भी हमने काम करके देखा हुआ है, यूरोप में भी करके देखा हुआ है। यूरोप के लोग जो हैं कंपैरेटिवली वो अपने लोगों की सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं WWF इंटरनेशनल में ग्लॉ में, जो जिनीवा से तकरीबन 25-26 किलोमीटर बाहर है, वहाँ मैं काम कर रहा था उनके हेड ऑफिस में। तो एक तो सबसे पहला ये दिन हुआ कि मैं जब खाना खाने के लिए लंच टाइम हुआ, तो वो लंच टाइम में, उसके बाद मैंने कहा चलो जी वापस चलते हैं। तो लोगों ने मुझे कहा नहीं 2 घंटे की लंच ब्रेक है।
मैंने कहा 2 घंटे की लंच ब्रेक, बिल्कुल हमारी तरह। और उसके बाद मैंने देखा कि वो जहाँ जहाँ किसी को बेंच मिला वो वहीं लेट के सो गया। तो मैंने कहा ये क्या है? वो कहने लगे ये सिएस्टा है, यानी कैलुला जिसे हम बोलते हैं। तो जहाँ अमेरिका में 8-9 घंटे आपको डेली काम करने का मतलब वो आपके लिए लाजिम है, वहाँ पे यूरोप में 7 घंटे का है। लेकिन वो 7 घंटे वो हड्रामी नहीं करते, फिर वो वाकई काम करते हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे ईस्ट के लोग जो है ना, ईस्ट में ये सब कॉन्टिनेंट वगैरह के खास तौर पर लोग जो है, इनको अगर कहा जाए ना तुमने ये करना है 7 घंटे। अच्छा चलिए, मजे की चीज आपको बताऊं कि इस वक्त जो हमारी एक कोऑर्डिनेटर है, प्रोड्यूसर है इरहा, वो भी कह रही है कि ऐसा पाकिस्तान में भी होना चाहिए। इसके अलावा जितने इस टाइम स्टूडियोज में कैमरामैन मौजूद हैं, बशमूल आपके दोस्त के इमरान भाई के, वो भी बेचारे मासूमाना शक्ल बनाकर देख रहे हैं कि मतलब हम ये बात कहते हैं कि काश पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाए, और स्पेशली मीडिया के लोगों के लिए हो जाए। मासूम से नहीं, इतने मासूम नहीं है। बहुत ही वो बड़ा अच्छा। आपने इस तरह कह दिया कि भाई बड़े मासूम से, तो मैंने कहा मासूमाना शक्ल बनाई हुई है ना। मासूम से शेर याद आ गया। हाँ, तो सर का शेर सुनते हैं ना रऊफ साहब, जरा शायरी प्लीज। जी 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 जी, वो शेर बड़ा खूबसूरत है, उससे थोड़ा सा मुतालिक है, थोड़ा सा गैर मुतालिक भी है कि बहुत ही सादा है तू और जमाना है अय्यार, खुदा करे कि तुझे शहर की हवा ना लगे। वाह, क्या खूबसूरत शेर है, मतलब जबरदस्त किस्म का। इमरान आपको शहर की हवा लग गई है। हमीद कह रहा है आपको ना शेर की हवा लग गई। बट एनीवेज, ये तो हम लाइटर नोट पे कुछ बातें आपस में भी शुरू कर देते हैं, बात से बात निकल आती है। पब्लिक का डेली रोज अपने इख्तिताम को पहुंचा है, हमें अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाना है, लेकिन एक ब्रेक के बाद तो ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक शामिल करते हैं। हाँ ठीक है, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। IMF के ड्राफ्ट के मुताबिक स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का कानून, IMF की शराइत के मुताबिक स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाया जाएगा। इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के साथ ताल्लुकात जो 1 साल से स्टक थे, एक ही पॉइंट पर थे, रुके हुए थे, अब ये ज़ाब्ता तौर पर बहाल हो चुके हैं। जी, इसकी इंपॉर्टेंस देखनी चाहिए कि IMF को अगर खुद स्टेट बैंक को अगर खुद मुख्तार बना दिया जाता है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, तब्दीलियाँ क्या आएंगी। तो चलते हैं, स्टैन जावेद साहब हमारे साथ माहिर मुआशियात हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो ठीक है, ये है कि इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये होगा कि स्टेट बैंक के कवानीन तब्दील होंगे, उसके तहत 3 साल की बजाय उसका गवर्नर 5 साल के लिए मुंतखब उसको रखा जाएगा। मरकज़ी बैंक से जो कर्ज लेने के लिए हुकूमत के हक़ को सरेंडर किया जाएगा। स्टेट बैंक तरमीमी बिल के तहत मरकज़ी बैंक का सरमाया 500 अरब रुपए होगा और स्टेट बैंक को हुकूमत की रजामंदी से मशरूत करार देकर उसके ज़रिए मजाज सरमाया को बढ़ाने का अख्तियार दे दिया जाएगा। और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी कंडीशन हैं, उसके बारे में हम हुसैन जावेद अगर आ जाते हैं हमारे साथ। लेकिन जिस तरह से 1 साल से गुज़श्ता 1 साल की बात करें तो IMF के साथ मामलात थे वो एक ही पॉइंट पर स्टक थे। इसके लिए पार्लियामेंट में कल काबीना ने 3 बिल पेश किए हैं। सो अब देखें उसकी भी क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी हुसैन जावेद से जानेंगे। हरमीत का रुख कर लेते हैं, ज़रा हरमीत से भी इस पर कमेंट ले लेते हैं। जी हरमीत। अच्छा, डॉक्टर साहब हमारे साथ आ गए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बिल्कुल रोमा जी वाले ठीक जी, हुसैन जावेद ये बताइए कि ये जो स्टेट बैंक के बारे में तरमीमी बिल का है कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तार इदारा बनाया जाएगा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इससे क्या फ़र्क क्या आ जाएगा। और आपको मालूम ही है कि जैसे ऑपोजिशन इस मामले में भी कह रही है कि IMF की कंडीशंस लगा के इसको हम पे थोपा जा रहा है, वो ऑपोजिशन का वैलिड कितना है पॉइंट, उस बारे में भी बताइए। मामला आवाज़ का मेरे ख्याल में इशू हो रहा है स्टैन जावेद का। उतनी देर हरमीत का रुख कर लेते हैं, हरमीत का कमेंट ले लेते हैं। जी हरमीत। अच्छा, वैसे रोमा जो IMF की जब जिक्र है तो हमने उम्मन देखा है कि वज़ीर ख़ारजा जो है वो वज़ीर ख़जाना साहब जो है वो काफ़ी हमें खामोश भी नज़र आए काफ़ी अरसे तक, और जिस तरह उनकी शराइत थी मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, ख़ासकर जो इसमें ये भी बात आती है कि जो अब्सोल्युटली नॉट था, तो अगर वो वाई नॉट होता है तो फिर भी तब ये जो मामलात है तब भी कुछ रिलैक्सेशन मिल सकती थी। बट बहरहाल अब जो ये नई चीज़ें आई हैं कि स्टेट बैंक को किस तरह खुद मुख्तार होना चाहिए और ये मामलात हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि अपोजिशन का एक अलग मौक़िफ़ है। अपोजिशन भी ये उनके जो मौक़िफ़ है वो ये है कि भाई
सारा मुल्क IMF के हवाले कर दिया गया, स्टेट बैंक से लेकर हर जगह जो है वो तकरीबन चीज़ें हमने गिरवी रख दी है, तो मुल्क पूरा गिरवी हो गया। बट ये है कि अब मामलात को भी चलाना है, मुल्क को भी चलाना है, तो आपकी हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं वहाँ जाने का, और वहाँ से ये जो मामलात उनके साथ अगर IMF के साथ जिस तरह हो रहे हैं और जिस तरह कुछ चीज़ें की वजह से डिले भी हैं, तो अगर वो खुश असलूबी से और कुछ चीज़ें वो हमारी मान लें, कुछ हम उनकी मान लें तो कई सारी चीज़ें और भी सेटल हो जाएंगी। बट ये है कि उसके साथ साथ रऊफ साहब बेहतर जानते हैं कि जब IMF का लोन आता है तो उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक और दीगर जो चीज़ें उनमें भी काफ़ी तेज़ी आ जाती है। बट मेरे ख्याल डॉक्टर साहब आ गए तो उनसे ही सवाल कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि जो पार्लियामेंट में 3 बिल गुज़श्ता रोज़ जो है काबीना की जानिब से पेश किए गए, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये किस हद तक लाइक बेनिफिशियल साबित होंगे और इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है, इस पर रोशनी डालिएगा। मैं अर्ज कर रहा था इसी के ऊपर कि सबसे पहले आप देखें कि आपका एग्रीमेंट हुआ था 2019 के अंदर और $6 बिलियन लेने थे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिन्होंने भी $6 बिलियन की बात की थी, $6 बिलियन आपने 5.5 का तो आपने कर्ज वापस करना था डॉलर्स का, और इसके बाद इसका मतलब है आपके पास 0.5 बच जाते थे। इसका मतलब है आप निगोशिएशन करके कहते थे कि हम आपको थोड़ा लेट दे देंगे लेकिन $6 बिलियन आप दे दीजिए। फिर मार्च 2021 में प्रोग्राम रिस्टोर होता है, जून 2021 के अंदर प्रोग्राम को आपका दोबारा से ऑफ ट्रैक किया जाता है। इस 3 साल के अरसे के अंदर जो है वो आपके जो उनके ऑफिशियल हैं गैरी राइस, उन्होंने आपको 2019 के अंदर और 2022 के अंदर आपकी कोई डिस्कशन नहीं होती। 1 साल पूरा जो है आपके साथ IMF के साथ कोई मुआहदा नहीं होता। दरमियान में ये बात चलती है कि उनके जो सब डिविजनल बॉडी है जो आपको 500 बिलियन देगी, उनके साथ बात चलती है, लेकिन वो 500 बिलियन भी रीइंबर्स नहीं होते। अब आप आ जाते हैं तो अगर उस पूरी डिस्कशन के अंदर देखूं तो जब स्टेबिलिटी आपकी नहीं है, 375 रुपए का आपका जो है फिस्कल अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ता है। और फिस्कल अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का मकसद ये है कि जो IPPs को आपने 613 अरब रुपए पैसा देना है, जो आपको किसी भी सूरत में अदा करना है, वो आपने कहां से अदा करना है। तो जो आपके ऊपर जो इस टाइम पे कंपल्शन लगाई जा रही है वो ये है कि आपकी प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है, प्राइमरी गोल्स नहीं है। दूसरी अहम बात जो है वो गवर्नमेंट आपसे जो है वो सेंट्रल बैंक से पैसे लेती है। इसकी 2 रीजन होती है, एक तो इकोनॉमिकल है, एक और पॉलिटिकल है। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो अपने मामलात को ठीक करने के लिए ये नहीं देखती कि सर्कुलर डेट्स कहाँ से आ रहे हैं, बाकी मामलात कहाँ से आ रहे हैं। हमें रेमिटेंसेस का बताया गया, रेमिटेंसेस तो बहुत अच्छे आ गए, लेकिन आप ये बताइए कि जब हमारा सर्कुलर डेट जो है वो और जो टोटल डेट है वो भी तो पूरा करना है। अब तीसरी जो अहम बात है, जब एक तो ये कि पहली बात मैंने आपको बताई कि वो प्राइस स्टेबिलिटी मांगती है IMF, दूसरी बात वो कहती है कि नो लैंडिंग टू गवर्नमेंट को किसी किस्म का पैसा लैंड नहीं किया जाएगा। फिर किस मिनिस्टर साहब जो है फाइनेंस मिनिस्टर साहब कोई भी डिसीजन लेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इनको इम्यूनिटी नहीं होगी, और किसी किस्म की इम्यूनिटी नैब के या FIA की इंक्वायरीज की भी नहीं होगी। इस वक्त कुल मिला के जो आपके एक्सपेंडिचर है, जो फाइनेंशियल बोरिंग फ्रॉम द स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक, वो आपकी बंद कर दी जाएगी। और इसके अलावा जो आपकी जो इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन आपकी रॉबस्ट इंक्रीज के ऊपर चली गई। ये कहा गया था कि 7.7 के ऊपर डिक्रीज किया जाएगा, ये 9.2 के ऊपर चली गई। और आपका 30% जो है वो फूड सिक्योरिटी पे चला गया। चीनी के अंदर जो इंटरनल कार्टलाइजेशन तो है, इसके 2 फैक्टर हैं जी। एक तो फैक्टर अफगान फैक्टर है, दूसरा फैक्टर चाइना फैक्टर है। इन दोनों फैक्टर की वजह से IMF को यकीनी तौर पर सख्त हुआ। आपने अभी ये बात की थी, हमीद साहब ने और रऊफ साहब ने भी बहुत अच्छी बात की थी, इसके ऊपर वो डिटेल में बता रहे थे। ये किसी भी सूरत में मैं ये बात नहीं कर सकता, बीइंग इकोनॉमिस्ट मैंने बात की कि जो प्राइम मिनिस्टर के इनिशियल डिसीजन थे, वो जो चाहते थे वो तो ठीक है, डायरेक्शन एंड इकोनॉमी पे हमें जाना चाहिए, लेकिन मुझे 375 का समझाइए कि 375 जो है वो जो आपका सर्कुलर डेट परसेंटेज के अंदर बढ़ गया है, उसको कैसे कम करना है। और जब तक ये बढ़ता रहेगा आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं बनेगा उसको ठीक करने का। उसके अलावा 4 यानी तकरीबन 4.65 आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर पर यूनिट कॉस्ट बढ़ाने का कह दिया। फिर पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई जाएगी। अब आपके पास जो इकोनॉमिस्ट आते हैं
और जिस तरीके के इकोनॉमिस्ट आते हैं और वो बाद में स्पोक्स पर्सन भी बन जाते हैं विद अपॉलॉजी कि वो अगर गलत नंबर बताएंगे कि चीनी जो है वो तकरीबन 89.9 के डिजिट के ऊपर बढ़ रही है और गवर्नमेंट ने फिक्स प्राइस दी है, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड चीनी आपको 9 रुपए मिलती है। बाकी 40 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो 150-160 से कम तो जो चीनी मिल ही नहीं रही। तो कुल मिलाकर जो आपके पास जो इस वक्त स्टेट बैंक ने आपको दिया है मेजर चेंजिंग और इम्पैक्ट्स के बारे में मैं बता दूं कि चेंज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल बैंक जो आपको कहता है कि एलिमिनेट द प्रोविजन ऑफ फॉर द बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द स्टेट बैंक। सेक्शन 9C कहता है कि स्टेट बैंक के पास अब सेंट्रल बैंक को यानी गवर्नमेंट जब भी मांगेगी उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट का खजाना तो खाली हो रहा है, तो पूरे तरीके से जब खाली हो जाएगा तो मेरे पास तो किसी किस्म की एविडेंस नहीं बाकी रहेगी कि मैं इसको कहां से दूं। अच्छा, दूसरी अहम बात ये कि और इससे पहले जो डिसीजन लिए गए मैं इसको भी ये तो कंप्लीट बात है कि पिछले दौर के अंदर जो हरकतें की गई ये 90 की दिहाई से लेकर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती गई। IPPs के अंदर अगर मैं मामला में देखूं 12,000 मेगावाट आप जाया करते हैं और आपकी खपत टोटल 37,000 है और इस तरीके से आपको रिक्वायर्ड कितनी है 25,000 मेगावाट। तो आपके पास जो सप्लाई लाइन्स है वो सिर्फ आपके पास 22,000 की है और सारे ग्रिड आपके पुराने हो चुके हैं। आप 12,000 मेगावाट जाया करते हैं, उस जाया बिजली के आपने 613 अरब रुपया देना है और सर्कुलर डेट आपका 375 रुपए के हिसाब से बढ़ रहा है। अब अगर जो डिस्काउंट ऑन द मॉनेटरी एंड फिस्कल कोऑर्डिनेशन बोर्ड के मुताबिक स्टेट बैंक जो बिल है वो देगा जो एस्टेब्लिशमेंट लाइजॉन को वो बंद कर देगा। और चौथी अहम बात जो स्टेट बैंक की तरफ से आई है, गवर्नर इज बीइंग मेड कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट। अब ये बड़ी अहम और अजीब बात है। मैंने इससे पहले एक अभी आपके लिए एक रिसर्च निकाली जिसके अंदर मैं आपके सामने रख दूं जी कि इक्वाडोर, अर्जेंटीना, जमैका, मोरितानिया और मंगोलिया, तो ये वो मुल्क हैं जिनके ऊपर ये वाली पॉलिसीज लगाई गई। हम पाकिस्तान किस कंडीशन के अंदर हैं और कि हमारा अफगानिस्तान के बाद सिर्फ दूसरा नंबर ही होना चाहिए। अफगानिस्तान तो 90% फिर भी ब्लैक इकोनॉमी पे सर्वाइव कर ही जाएगा कहीं ना कहीं। अच्छा सर, ये बताइए तो ये उनके ऊपर वो वाली चीजें लगाई साथ रखते हैं। अभी हम ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आके यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आएंगे। हसनैन साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। व्यूअर्स, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम टू द शो। आफ्टर द ब्रेक हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात हुसैन जावेद साहब। हुसैन, ये बताइए कि ये जो बिल है इसके मुताबिक कहा जाता है कि दाखिली कंट्रोल हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, इसके मुतालिक स्टेट बैंक को पॉलिसियाँ अपनाने और मॉनिटर करने का अख्तियार भी हासिल हो जाएगा। इसकी इम्पोर्टेंस क्या बनती है? आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है आपकी, लेकिन मैं इसको अंदाजे के तौर पे मैं इसको जवाब देता हूँ कि ये जो अभी कंडीशंस पूछी गई, आपने भी कहा और हमीद ने भी कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि शौकत तरीन साहब ने जो बात की थी वो नहीं चाहते थे कि IMF के पास जाएं। दूसरी बात ये कि अगर वो जाएं तो उसके पास वो निगोशिएशन बेहतर हो, लेकिन निगोशिएशन बेहतर नहीं हुई। इसकी वजह ये है कि जो कंडीशन थी आपकी टैक्स और पावर टैरिफ्स के ऊपर कि वो ना लगाई जाए, उन्होंने लगा दी। यानी आपको मैंने बताया कि तकरीबन 5 रुपए आप टोटल कर दें 4.95 को, आपको पर यूनिट उन्होंने कहा कि आप बढ़ाएं। दूसरा, आपके वेजेस जो आपने बिजनेसमैन को, बिजनेस कम्युनिटी को शौकत तरीन साहब की वजह से मिले थे पिछले 3 साल जो थे, जो पिछले वजीर खजाना साहब थे उन्होंने तो निचोड़ के रख दिया था। उसी तरीके से अभी जो है वो थोड़ा सा जो ओपन अप किया गया, उसकी वजह से कोई खास फर्क इसलिए आप नहीं पड़ेगा क्योंकि दोबारा से आप उनके पास जा चुके हैं। फिर आपका एनर्जी टैरिफ के अंदर 1.5 का इंक्रीज लगना और फिर टोटल इनकम टैक्स जो है वो आपको टर्न करेगा, यानी सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान डाला गया है इसके अंदर IMF की तरफ से। और उसके बाद जो है वो आपका टैरिफ इंक्रीज कर दिया जाएगा 5.65 पर यूनिट के हिसाब से, और जो इम्पोजिशन करेगा इनकम टैक्स को टर्न करेगा 140 बिलियन के ऊपर। इस तरीके से जो आपकी जो डिपेंडेंसी है वो सेंट्रल बैंक को अगर आप डिपेंडेंट कर देते हैं और रजा बाकर साहब जो है वो कंप्लीट उसका कुछ करेंगे, तो आप ये कह रहे हैं डिपेंडेंट है तो वो अपने मामलात को बेहतर करें। तो अगर हम सेंट्रल बैंक से बोरोइंग नहीं करेंगे, ये बात मैं क्लियर कर दूं कि पॉलिटिकली फायदा किया जाता है, हम सेंट्रल बैंक से पैसा उठाते हैं, लेकिन आप जब सेंट्रल बैंक से पैसा नहीं उठाएंगे और हम उनकी सिर्फ कमांड को मानेंगे
तो आप मुझे बताएं कि टेक्निकली कौन सा इकोनॉमिस्ट इसको जो है वो जस्टिफाई कर सकता है कि हमारे पाकिस्तान की डिपेंडेंसी हमारे पर नहीं रहेगी। ऑब्वियसली ये एक किस्म की इंपेरिसिज्म बन जाएगी। ये फरमाइए हसनैन, जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने जी हरमीत जी डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया, कुछ ममालिक का आपने नाम लिया, फिर अफगानिस्तान के बाद हमें शामिल कर दिया, तो ऐसा लगता है कि जो कंसर्न है IMF का, जिस तरह कुछ खबरें भी अमेरिकन अखबार में भी आई हैं कि डिफेंस के हवाले से या 3,000 अरब रुपए के हवाले से भी उनको कंसर्न है, साथ साथ में पेट्रोल की जो कीमत है उसमें भी वो कहते हैं कि मजीद इसको बढ़ा दिया जाए। ऐसे में एक और चीज़ को भी जोड़ा जा रहा है, जिस तरह खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो अब अगर ये वाई नॉट हो जाता है तो क्या कोई लचक आ सकती है? IMF की जो शरायत है उसमें कुछ मजीद जो है हमें कोई रिलैक्सेशन मिल सकती है? तो बहुत ही शानदार सवाल है। देखें जी, अगर या तो आप पाकिस्तान फौरी तौर पे रेडी हो जाए, एब्सोल्युटली नॉट से पहले उनको ये सोच लेना चाहिए था कि अब हमारी पॉलिटिकल डायमेंशन होगी क्या, डायरेक्शन क्या होगी, क्या हम पैराडाइम शिफ्ट के बारे में बिल्कुल इस वक्त रेडी हो चुके हैं, क्या हम रशिया और चाइना के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, क्या हम कंप्लीटली अब पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, क्या पाकिस्तान के इंटरनल लोग और पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं, क्या अमेरिकन ग्रांट, अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि वो आपको कैश इन हैंड देता है, चाइना कभी भी आपको कैश इन हैंड नहीं देता, यानी वो आपको किराए का डाकू नहीं समझता, वो चाहता है कि मैं मैचिंग ग्रांट करूं, कि मैं अगर आपको 20 लाख रुपए दे रहा हूं तो उसके बदले में मैं आपको 40 लाख रुपए दूंगा, लेकिन आप मुझे पहले 20 लाख कमा कर देंगे। लेकिन अमेरिका जो है वो आपको जो है वो एडिशनल 60 लाख रुपया दे देगा, और उसके अगर आप काम नहीं करके देंगे तो वो आपसे वो काम करवाएगा जो हमारी जुरिस्डिक्शंस में नहीं है, यानी आपसे एयरबेस ले लेगा, बाकी चीजें ले लेगा, आपकी इंटरवेंशन करेगा, बाकी काम करेगा। तो एब्सोल्युटली नॉट कहने से पहले ये सोच लेना चाहिए था, क्या हमारा पैराडाइम शिफ्ट कंप्लीटली चाइना और रशिया की तरफ हो गया है, क्या हमारी पाइपलाइन मंसूबे उनकी तरफ होंगे, क्या बिजली के मामलात उनकी तरफ होंगे। हमने तो अभी चाइना के $3 बिलियन देने हैं, तो ये कितनी बड़ी अजीब बात है। और उसके बाद मैंने एक आर्टिकल रिसेंटली लिखा है कि फैक्टलेस फैक्ट, चाइना कह रहा है कि हमने कार्बन एमिशन करना है और कार्बन के ऊपर काम नहीं करना, और कार्बन के जो प्रोजेक्ट है हम बंद करेंगे। और इधर अजीबो गरीब तरीके से बात ये हो रही है कि SAPM2 जो CPEC है वो कह रहे हैं कि हम कार्बन कोल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो कोल प्रोजेक्ट आप कैसे कर सकते हैं कि थर कोल से हमें जो थर से कोल मिल रहा है वो सारा का सारा सल्फर बेस है, हम थर से कोल इस्तेमाल नहीं कर सकते, चुनाचे हम इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका से मंगवाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे ये बताइए कि बड़ी इनडायरेक्शनल बातें हो सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को फौरी तौर पे ये डिसीजन लेना होगा कि हमने कई मामलात अच्छे किए, जैसे FBR किया, टैक्सेशन किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन अब दोबारा से IMF की वजह से हमें स्क्वीज करना पड़ेगा। वही बिजनेसमैन जिसका थोड़ा सा बहाल हुआ था, बिजनेस की तरफ आ रहे थे, आपका जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग या स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना शुरू हो रहा था, अब दोबारा से स्क्वीज इसलिए होगा कि हम उनको टैक्स एंड टैरिफ के अंदर किसी किस्म का जो है वो सब्सिडी नहीं देंगे। हमारी सब्सिडीज का जो हालत है वो अजीबो गरीब हद तक चली गई है, और हम सब्सिडी किन लोगों को दे रहे हैं। अगर जो थैंक यू सो मच डॉक्टर हुसैन जावेद हमारे पास मौजूद थे, और जो गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतालिक बिल मंजूर किया गया, इसके अलावा जो दीगर 2 बिल्स जो IMF की शराइत से मुतालिक थे, वो बड़ी सख्त हैं और आने वाले दिनों के हालात बड़े बता रहे हैं, सख्त होने जा रहे हैं। बिल्कुल, और बड़ा इम्पोर्टेंस और इसका इफेक्ट क्या आएगा। ये भी कह रहे हैं कि फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर को अब कोई फैसला लेना है कि हमें अपनी पॉलिसी का रुख क्या करना है। बिल्कुल, ये फैसला क्या होगा ये तो वक्त बताएगा आने वाला, लेकिन ये है कि अभी चल के क्या एक रिपोर्ट दिखाओगी? हाँ, एक रिपोर्ट है जो कि फूलों से मुताल्लिक है, जो कि ऑब्वियसली हमें ताजगी का एहसास दिलाते हैं, आते हैं, आए पीलिंग बहुत ज्यादा होते हैं, और हरमीत के शहर में फूल तो होते ही हैं, होते हैं ना, यहाँ पर भी होते हैं, बट फूलों का शहर है। हाँ, तो चल के रिपोर्ट देखते हैं। पहले कभी पिशावर फूलों का शहर हुआ करता था, उसके बाद अब इस्लामाबाद की अगर बात करें तो बागीचे बहुत सारे खूबसूरत से बागों का शहर तो लाहौर है ना, देखने को मिलेंगे। हाँ ठीक है, हम चलकर जरा पैकेज देखते हैं ना। मौसम तब्दील होने के बाद रातें ठंडी और सूरज भी जरा पीछे हटता महसूस होता है। शहरियों का कहना है कि मौसम सरमा आने से पहले खूबसूरत फूल घर की सजावट के लिए खरीद रहे हैं। फूलों से घर का माहौल मजीद तरोताजा दिखाई देता है। रंग बिरंगे फूलों को देखकर हर कोई तरोताजा हो जाता है।
फूलों की ताजगी जहाँ मुरझाए हुए दिलों को राहत बख्शती है और परसुकून जिंदगी की नवीद भी सुनाती है। सूरज की किरणों से शर्माते गुले दाऊदी ट्रॉपिकल जॉइंट फूल मुख्तलिफ रंगों में खिल जाते हैं। फूलों की खूबसूरती अपने अंदर ऐसा सहर रखती है कि हर कोई इसमें कैद होता दिखाई देता है। मसरूफ तर्ज जिंदगी ने इंसान को कुदरत की रानाइयों से नाआशना कर दिया है, लेकिन मौसम के बदलते रंग इसे अपनी जानिब खींच ही लेते। बाजी क्या खूबसूरत फूल देखने को मिल गए। वैसे ये मैं बताऊं कि जब भी ये नवंबर दिसंबर आता है, दिसंबर में ख़ास तौर पे, तो बागे जनाब में आप जाएं तो क्राइसेंथेमम वो जो है, अब उसका मुझे उर्दू नहीं आता, उसको क्या कहते हैं, उसकी बहार लगी होती है और उसकी एग्जीबिशन होती है। वहाँ ज़रूर लोगों को जाके देखना चाहिए। आजकल में ये जो लॉरेंस रोड के ऊपर बागे जना है और फिर इसके साथ ये जो रेस कोर्स पार्क है, दोनों के अंदर वो फूलों की नुमाइश की जाती है। गुले दाऊदी की बिल्कुल ठीक हो गया। और अच्छा, ये जो रेस कोर्स वाली आप नुमाइश की बात करें, ये मैंने बहुत दफा देखी हुई, बट मेरे ख्याल में ये फरवरी मार्च में होती है, जब थोड़ा सा स्प्रिंग सीजन आ जाता है। नहीं, गुले दाऊदी दिसंबर में भी होती है, वो फिर उस वक्त दूसरे मतलब वो फूल आ जाते हैं उस वक्त तक। तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, आंखों को ऐसा लगता है ठंडक मिल रही है। इतने आप डे टाइम में जाके वो एग्जीबिशन देखें तो बहुत खूबसूरत फूल लग रहे होते हैं। हरमीत का रुख कर लेते हैं। हरमीत, क्या कहना चाहेंगे आप फूलों से मुताल्लिक? नहीं, बिल्कुल फूलों के मुताबिक ज़रीफ साहब की बात भी दुरुस्त है। और एग्जीबिशन जब होती हैं तो आपको मुख्तलिफ फ्लावर्स, मुख्तलिफ उसकी जो खुशबू है वो आपको वैसे भी अट्रैक्ट करती है। और फूल है ये ऐसी चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करती है। और आपकी वो जो हम कहते हैं ना कि जिस तरह आप अक्सर ले आते हैं लोगों को, वो कहते हैं कि भैया खुशबू से कैसे थेरेपी की जाती है, तो कमाल है। मेरे ख्याल में मौसम बदल रहा है तो अब जो नए नए एग्जीबिशन होंगे तो लोगों को भी इंजॉय करने चाहिए। और हम तो वैसे ही डेली हमारा जो गुजरान है जिन रास्तों से, अच्छा जी, वो ट्रकों के पीछे की शायरी का जिक्र करें, रंग फूल ही नजर आएंगे। हाँ, हरमीत, ट्रकों के पीछे शायरी बड़ी लिखी होती है। तो मैं 2-4 दिन पहले गुजरा था तो एक ट्रक के पीछे बड़ा मजेदार शेर मैंने पढ़ा, वो इससे रिलेटेड भी है कि फूल लेकर फूल आया, फूल कर मैंने कहा तुम तो खुद ही फूल हो, फूल लाए किस लिए। सही हो गया। मैं यहाँ पे जरा अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ ना कि हरमीत सर, आपको भी पता है या नहीं, बहुत फूल लेता भी है और देता भी है। अच्छा, हाँ, समझ आए बात। फूल लग रहे थे मेरे ख्याल में ये एक अच्छा, बस मुझे नहीं कभी दिया, वैसे ये बहुत फूल आसान बनाने की। हाँ, फूल लेते हैं और देते हैं। साथ ही आप पॉजिटिव एक एंगल बता दिया। मेरी पगड़ी देखे ना, गुलाबी रंग की रेड रोज, और उसके साथ बिल्कुल मैचिंग वाली पगड़ी भी है, तो देखो ये भी बिल्कुल फूल जैसी नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम शो में एक ब्रेक, शाम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। अपोजिशन के सख्त एहतजाज और तनकीद के बावजूद, इवन वॉकआउट के बावजूद भी गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत की जानिब से 33 बिल जो थे वो कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। और जिनमें अहम बिल्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल, EVM के हवाले से बिल, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने के हवाले से बिल, फिर कुलभूषण यादव से मुतल्लिक कुलभूषण यादव को आलमी अदालत इंसाफ में नजरसानी का हक देने से मुतालिक जो बिल थे, इसके अलावा दीगर बिल्स भी थे जो मंजूर कर लिए गए। अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट किया और साथ ही साथ कहा कि ये बिल मंजूर तो हो गए हैं, बट अपोजिशन अब इस मामले पर अदालत का रुख करेगी। बात करेंगे सियासी हालात पर गहरी नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी आमिर ज़िया साहब इस वक्त शो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर साहब, थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक सर। पब्लिक सर, जिस तरह से कल हंगामा आराई देखी गई, लेकिन इस सब के बावजूद, अपोजिशन के क्रिटिसिज्म के बावजूद, अपोजिशन के ऐवान से वॉकआउट के बावजूद हुकूमत अपना काम करने में कामयाब हो गई। आपको क्या लगता है, जो अपोजिशन की जानिब से बात कही गई है कि अब हम अदालत की तरफ रुजू करेंगे, इन मामलात पर अपोजिशन अदालत का रुख कर सकती है? ये पहली बात तो गैर मुतवक्को नहीं है कि जितना हमारे मुल्क में पोलराइजेशन रही है उसमें ये बात अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जनाब कमेटीज में बैठकर जो है, पार्लिमानी कमेटीज में बैठ के ये लोग कोई कंसेंसस डेवलप कर लेंगे, उसको नहीं होना था। तो फिर जमहूरियत के दो पहलू होते हैं, या तो उसमें इंक्लूसिव होती है कि मिलजुल के फैसला करें, या फिर मेजोरिटिज्म उसमें प्रिवेल करते हैं, यानी कि जो अक्सरियत होती है वो फैसला करती है। दोनों की गुंजाइश जो होती है किसी भी जमहूरी माशरे में फैसला करने के लिए, एक कहते हैं ना दुरुस्त उसको समझा जाता है, क्योंकि गैर आईनी नहीं होता। तो ज़ाहिर है कि हुकूमत के पास क्योंकि सेनेट में अक्सरियत नहीं थी, उसके पास और कोई चारेकार नहीं था कि मुश्तरका इजलास बुलाए और फैसले करे। अच्छा, इसमें जो फैसले किए गए यकीनन ज़ाहिर है कि उस पर बहस हो सकती है, कुछ चीज़ों पे कहा जा सकता है कि बिल्कुल दुरुस्त है, कुछ पे सवालिया निशान है। तो ये एक फितरी जो रद्द-ए-अमल आया है वो एक फितरी रद्द-ए-अमल है।
ये बात कि जी इसको अदालत में लेके जाएंगे, तो अदालत का एक जमाने में मौक़िफ़ ये भी रहा है कि जी जो चीजें पार्लियामेंट में तय होनी है उनको यहाँ पे तय नहीं होना चाहिए, अदालत में उनको लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक सूरत है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये तो स्पेकुलेशन होगी कि अदालत इस किस्म की किसी अपील को सुनने के लिए तैयार होती है, नहीं होती है, क्या होता है, और अदालत में फिर बाज़ औक़ात मामला जो है बहुत तवील चले जाते हैं, खिंचते हैं वहां पर। जी अच्छा, ये फरमाइए कि ये ईवीएम के ऊपर मतलब कर तो दिया, लेकिन क्या इतनी तैयारी आपको लगता है इतनी जल्दी हो जाएगी? देखिए ना, ईवीएम को बहुत से मुल्कों ने किया, अपनाया, फिर उसके बाद छोड़ दिया। अभी भी पाकिस्तान में एक नया तजर्बा होने जा रहा है। इसके बाद आइंदा की बुनियाद बन गई कि कंट्रोवर्सी जो है, जो जैसे पहले चलती थी वो उसी तरह चलती चली जाएगी। चैलेंज होंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे, ये ज़्यादा बड़ा मसला नहीं पड़ जाएगा? देखिए, दो पहलू हैं, मतलब ये जो जिस उसका आप इजहार कर रहे हैं खदशात का, वो बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त है। मैं लेकिन मेरी नाचीज राय ये है कि दो पहलू हैं। एक पहलू ये कि आप असूली तौर पे फैसला करते हैं कि जी हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाना है नहीं जाना, और फिर उसका दूसरा पहलू ये होता है कि जी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उसको नाफिज कैसे किया जाएगा। असूली तौर पे 21वीं सदी में मेरे ख्याल में कोई भी जो जदीद जहन रखने वाला शख्स है उस बात को चैलेंज नहीं करेगा कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है, जबकि पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है और कंप्यूटराइजेशन हो रही है और सब कुछ हो रहा है, जहाज उड़ाने से लेकर तिब के मसाइल तक सबके सब जो है उसी तरह से तय हो रहे हैं, तो इसकी तरफ हमें जाना चाहिए। मुखालफत जो है कोई होशमंदाना फैसला नहीं है, लेकिन अब इसमें यह सवाल बिल्कुल जायज है कि जी कि हम लोग कितने तैयार हैं। तो होना ही चाहिए कि असूली तौर पे आप कहें कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, फिर उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे डिटेल में बात हो, उस पर इलेक्शन कमीशन भी इन्वॉल्व हो कि हमारी मशीनें कितनी कारआमद हैं, उसका क्या खदशात हो सकते हैं, वो सेकंड स्टेज होती है। हमारे यहाँ जो तासुर जो लोग मुखालफत कर रहे थे, बदकिस्मती से ये मिला कि जी वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के खिलाफ है। अच्छा, उससे जो माजी वाला फिर एक तरीका वारदात है कि जी आप जो रिवायती तौर पे वोट डालेंगे जिसमें बैलेट बॉक्स चोरी भी हो सकता है, बैलेट भरे भी जा सकते हैं, तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा कमजोरियां हैं। तो अब इस पे हमें फैसला ये करना चाहिए बतौर रियासत पाकिस्तान की कि हम किस तरफ जाएंगे। हम माजी की तरफ पलटते हैं, मुस्तकबिल की तरफ जाते हैं। मुस्तकबिल की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जो आपने खदशात के इज़हार फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसको दूर होना चाहिए और उस पर सोचना चाहिए कि जी इसके अंदर जो है हमारे गांव देहात में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वो लोग जो इतने आशना नहीं है इन चीजों से, वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास कैपेसिटी कितनी है, कितने दिन चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये उस वाली निशान है। इसका जवाब हुकूमत को और इंसानियत को देना होगा। जी ठीक है जी हरमीत। अच्छा आमिर जा साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया, हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें भी काफ़ी सारे खदशात जो है उसका जिक्र है। खासकर 150 अरब रुपया जो है इस पे अखराजात आएंगे, 8 लाख की एक मशीन पड़ती है, फिर आपको IT माहिरीन की जब वोटिंग होगी तो तकरीबन 2 से 3 लाख IT माहिरीन आपको चाहिए होंगे। ऐसे में एक और चीज़ उन्होंने शामिल की है कि अगर चिप गुम हो जाती है तो रिजल्ट किस न किस तरीके से तब्दील हो सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरी बात अगर सर हम देखें तो हमारे मुल्क में कई इदारों पर जिस तरह हैकर्स ने चीज़ें हैक की हैं, माजी में भी हुआ है, अभी कुछ अर्सा पहले भी हुआ था, तो ऐसे में हमारे पास क्या इतनी टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस है कि हम इसकी रोकथाम के लिए, इसको मजीद कामयाब बनाने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम कर सकेंगे? देखिए, ये तो आपको कहते हैं कुछ चीजें हालात के जबर होती हैं कि वो जबर ये होता है कि आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है, चाहे आपका दिल चाह रहा हो, चाहे आपके पास वसाइल ना हो, लेकिन आप अपने आप को मोबिलाइज करते हो। आप ये नहीं करते कि जी हम क्योंकि ये नहीं कर सकते तो हम नहीं करेंगे। आज हमारे सामने ये सवालिया निशान है, बिल्कुल जायज सवाल है, इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। और रियासत पाकिस्तान अगर इस बात का हुकूमत फैसला करी, रियासत नहीं मुझे कहना चाहिए था, हुकूमत अगर ये फैसला कर रही है और इसको बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं इस वाले ख्याल को, कहते हैं ना कि महाज पे जाने से पहले चेहरा उतरा हुआ था। उनका कहना ये था कि उन्हें उनके कई लोग जो हैं वो गालिबन उसमें उनके राब्ते में नहीं आ रहे, और उनको खदशा ये था कि जनाब जो है हमारे हाथों से निकल गया है। अच्छा, ये गुजारे के जो तजुर्बेकार सियासतदान होते हैं उन्हें अंदाजा होता है, और सियासत पे कई पुल्स एंड पुशेस होते हैं। हुकूमत को बहुत ही मामूली सी अदद हासिल थी, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग बीमार हो गए, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग नहीं आए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती है हमारी सियासत में, मतलब है कि 10-12 वोट का फर्क जो है वो बढ़ गया, वरना हो सकता है कि कम होता। और ये मुस्तकबिल में भी आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते।
मुस्तकबिल में भी रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हुकूमत के पास ज्यादा वसाइल और ज्यादा वो होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। तो इसके खिलाफ इस मामले में बड़ा अंडर प्रेशर रहेगी, और क्योंकि हमारी उस तरह की नजरियाती सियासत नहीं होती है, हमें तस्लीम कर लेना चाहिए, उसमें लोगों के वीक पॉइंट होते हैं। सर, इस पर एक बात कहना चाहूंगी कि हुकूमत के पास वसाइल होते हैं, इसीलिए आमिर लियाकत साहब ने कहा है कि आया नहीं लाया गया हूँ। मैं वही अर्ज करूँ कि जी बिल्कुल हमारे देखे ना, बहुत सारे लोग इसलिए फर्ज करें हुकूमत सही बात भी कर रही हो, हमारी हुक्मरान जमातों में इस किस्म के मुतालबात आते हैं कि वो कहते हैं एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको कहीं कोई ओहदा दिया जाए, कोई पैसे दिए जाए उसके नाम पे, तरक्की के नाम पे। हमारी जमहूरियत की कमजोरियां हैं कि उस तरह की नजरियाती और कहते हैं बेलौस सियासत नहीं करे, हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से होती है, न हिज़्ब उसकी तरफ से, इक़्तिदार की तरफ से होती है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो किसी भी दौर में, हर दौर में रहेगा। इसी तरह हमने देखा कि बाज़ औक़ात जो है जब हिज़्ब इख्तिलाफ मजबूत होती है तो वो हुकूमत के अंदर डराने तलाश करती है और उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। तो ये मतलब है, बाज़ लोग कहते हैं कि जी स्ट्रेंथ भी है जमहूरियत की, तो उसमें जो है लोग अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करना चाहें या ना करना चाहें, वो के मानिए उसके आईनी वो हो गई है इस चीज को रोकने के लिए अरसा दराज पहले। तो ये चीजें जो है ये आई वुड से कि वी हैव टू लिव विद इट। अच्छा सर, यहाँ पर आपसे एक और सवाल भी करना चाहूंगी, मतलब आपके नज़दीक ऑपोजिशन जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को इलेक्शन चुराने के मुतरादिफ समझती है, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? वो अच्छा, ये दिलचस्प बात है। एक तो मेरे ख्याल में पोलराइजेशन है कि हुकूमत अगर कोई अच्छा काम भी कर रही है तो उसकी मुखालफत होनी है, क्योंकि इसके खिलाफ को मुखालफत करनी है। हमारी रवैया बना हुआ है, इतनी ज्यादा तलखियां हैं। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि उनके ये वाले जो आप सवाल उठाए गए प्रोग्राम में कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, सवाल ये निशान क्या होंगे, उसको हुकूमत दूर करने में नाकाम रही। उसकी भी बड़ी वजह ये है कि आपस में इतना वर्किंग रिलेशन ही नहीं है इन दोनों, इसका ऑपोजिशन का और गवर्नमेंट का। ये भी उसका पहलू है। लेकिन वो इकबाल का शेर है ना कि आइन तर्ज़े कोहन पे अड़ना, आइन नौ से डरना, मुश्किल यही घड़ी है कौमों की जिंदगी में। तो महसूस ये होता है कि जी हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो इन तब्दीली से नाला है, घबराई हुई है। अगर उनका पोस्चर ये होता है कि ठीक है जी ये हम आपके साथ हैं फलां चीज में, बाज़ औक़ात हुकूमत अगर अच्छा सलूक नहीं कर रही है, हुकूमत की तरफ से बहुत ज्यादा वो हो रहा है, सख्ती का मुजाहरा हो रहा है सब रवैये का, तो आपको खेलने का तरीका ये भी होता है चले हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन यही खदशात जो भी आपके प्रोग्राम में उठाए गए आप इन्हें दूर करें। और अगर दूर नहीं होते तो 23 के इलेक्शन में तो 28 के इलेक्शन में इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। मतलब आपके पास बहुत ज्यादा, लेकिन हमने नहीं देखा किस तरह की कोई बात हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से आई हो कि जहां पर वो जो है बात करने पे तैयार हूँ। एक होता है कि जी आप यकसर रद्द कर देते हैं उस चीज को, तो बार बार रद्द किया गया है, ये नहीं कहा गया कि जी हम इस पर गुफ्तगू के लिए तैयार हैं और उसकी खामियों को दूर करें। मैं समझता हूँ उसकी बड़ी वजह यही कि हमारे यहाँ इत्तेसाब की वजह से जो एक लीडरशिप पे प्रेशर रहा है हिज़्ब इख्तिलाफ की, तो इस रवैये में नहीं कि हुकूमत से। आमिर जा साहब, एक चीज अगर हमने देखी है जब से पीटीआई की हुकूमत आई है तो उसमें जो इत्तेहादी हैं उनकी मिसाल अगर आप ये ले लें कि उस दुल्हन की तरह जो ससुराल आती है और फिर हेले बहाने बनाकर मायके की तरफ दौड़ना शुरू कर देती। जब भी इन पे कोई कड़ा वक्त आया हुकूमत पे तो उन्होंने कोशिश ये की कि कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने जो मुतालबात हैं वो मनवाने की कोशिश की है। यानी कड़े जो जब भी इम्तिहान का वक्त हुआ है तो इत्तेहादी या चौधरी बरादरान के बयानात आप देख लें, इससे कबल किस किस्म के बयानात थे। अब एक और चीज़ जो एक नया टास्क जो अपोजिशन दे रही है हुकूमत को, ऐसे में मजीद क्या मुतालबात इत्तेहादी कर सकते हैं, क्योंकि कौमी स्पीकर के हवाले से जो है वो बातचीत बड़ी बाज़गश जो है वो हर जगह सुनाई दे रही है। तो ऐसे में मजीद क्या इनके मुतालबात होंगे? कभी ये कहते हैं कि हम अलग हो जाएंगे, कभी कहते हैं जुड़ जाएंगे। तो ये जो मामलात हैं क्यों हुकूमत अभी तक इनको एतमाद में नहीं ले पा रही? देखिए बात मैं समझता हूँ कि असूलों की बात नहीं हो रही, क्योंकि हुकूमत की बहुत ही एक लेजर थिन जो है वो है मेजॉरिटी है पंजाब में भी और विफाक में भी। और हमारे यहाँ जो सियासत का एक हमेशा से रहा है कि जनाब सियासतदान जो होता है, जैसे मैंने अर्ज किया कि बेलौस खिदमत के लिए नहीं आता, तो हर कीमत पे आप देखेंगे जो इत्तेहादी जब उन्हें एक मौका मिलता है तो अपने पाउंड ऑफ फ्लैश का मुतालबा करते हैं शायलॉक की तरह कि जी हमें ये चीज हमारी करें, हमें अपनी हमारी कीमत चुकाएं। तो इसमें बात सिर्फ असूलों की नहीं हो रही कि जी वो जो इनके इत्तेहादी हैं वो बड़े भोले बड़े मासूम और उनको जो है इस तरह की चीजें चाहिए। अच्छा, उसी तरह हुकूमत जो है वो भी मुजाहरे के हाथ खींच के उसी वक्त इनको इनकी बात को सुनती है या नवाजती की जब उन्हें जरूरत होती है। और आप ये देखिए बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि जब कहीं वोटिंग का मसला आता है कि जहां पर एक
मुत्तहदा महाज बना कर इन्हें सामना करना होता है। वहां पर इत्तेहादी कोई ना कोई शुरू में टेढ़ापन दिखाते हैं लेकिन फिर मान जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि उनको मानना यूं भी जरूरी होता है कि इस वक्त उनके पास ऑप्शन कोई और नहीं है। बिल्कुल एमक्यूएम जो है वो कहाँ जाएगी इस वक्त? एमक्यूएम को सिंध के अंदर वो बिल्कुल आइसोलेशन के अंदर है और एमक्यूएम का जो थोड़ा बहुत से है वो वफाक की वजह से है। इसी तरह चौधरी बरादरान जो है वो अगर मतलब है कि क्या वो नून लीग के साथ जाके बैठेंगे हुकूमत के साथ छोड़कर? यकीनन हो सकता है कि ख्वाहिश हो तो क्या नून लीग उनको लेने के लिए तैयार होगी? तो ये सवालिया निशान है। तो उधर भी ऑप्शंस की कमी होती है और वो बाज वक्त जो पोस्टरिंग होती है उसका मकसद यही होता है कि जनाब हम थोड़ा सा हमें फायदा हो जाए, वजारत मिल गई, कोई तरक्याती फंड के नाम पे पैसे मिल गए, कोई और चीज हो गई, तो ये एनवलप को पुश करते रहते हो। मेरे ख्याल में ठीक है, फिर मैं बहुत शुक्रिया आमिर जाज साहब करा दी है। बिल्कुल, थैंक यू। आपने शो के लिए वक्त निकाला। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से ईवीएम के ऊपर मसला बहुत कंट्रोवर्सी का है, इसी तरह से कंट्रोवर्सी अभी खड़ी होनी है ओवरसीज पाकिस्तानी, बल्कि है कि वो भी एक मुतनाज़ा सा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वहाँ पे जायदादें हैं, उनकी वहाँ की नेशनैलिटी है, तो उनको इजाज़त दे के पता नहीं ये अच्छा कदम है कि नहीं अच्छा कदम है। इस बारे में भी आइंदा आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे और फिर कुलभूषण यादव तो हम ज़रूर उसको शामिल करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम शामिल करते हैं एक ब्रेक, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। पंजाब में स्मॉग का राज है और तकरीबन सभी जो शहर हैं वो इस वक्त स्मॉग की लपेट में है। ऑब्वियसली सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ऐसे में एक तजवीज़ ज़ेर गौर है और वो तजवीज़ ये है कि तालीमी इदारों को एक बार फिर से बंद कर दिया जाए। इसके साथ साथ एक और सजेशन इस हवाले से भी है कि जो ऑफिसर्स के टाइमिंग्स हैं उनको तब्दील कर दिया जाए। अब इस हवाले से ऑब्वियसली अगर हम देखें तो जहाँ पर तालीमी इदारों की बंदिश का सवाल है, सवाल ये पैदा होते हैं बंदिश कितने अरसे के लिए होगी और फिर उस अरसे के बाद क्या स्मॉग की सूरत हाल बेहतर होगी या नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी कोविड की वजह से स्कूल जो थे वो बहुत ज़्यादा अरसे के लिए बंद रहे, जिससे बच्चों की तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज भी हुआ, नुकसान भी हुआ। सो इस पर स्कूल्स एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है, चलकर बात करते हैं। सदर स्कूल्स एसोसिएशन काशिफ मिर्ज़ा साहब इस वक्त शो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच मिर्ज़ा साहब, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा जो तजवीज़ ज़ेर गौर है कि तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए स्मॉग के पेश नज़र, प्राइवेट स्कूल्स का या ओवरऑल स्कूल एसोसिएशन का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? पहले तो जो आपके इस अदारे का बहुत शुक्रिया चैनल का और आपके प्रोग्राम का जितने बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज को हमेशा हाईलाइट करते हैं। देखें, ये जो स्मोक और फॉग वाले जो इश्यूज हैं ये आज पहले तो है नहीं है। पिछले 8-10 सालों से मुसलसल जो स्मोक वाला मामला है ये तो हर साल हम देखते हैं और आपने ये भी देखा है कि अनफॉर्चुनेटली तालीम को बंद करना, तालीमी इदारों को बंद करना, बच्चे ऑलरेडी पिछले कोविड के वजह से और उससे पहले भी हम देखते हैं तो तालीम को कभी इतनी अहमियत नहीं दी गई। इशू कोई भी क्रिएट हो, चाहे वो सिक्योरिटी का नाम हो, डेंगू का इशू आ जाए, गर्मी का इशू आ जाए या कोविड का हो या स्मोक का हो, फॉग का हो, तो ये बंद कर देना तो किसी मसले का हल नहीं है। देखिए, हमें इसकी रूट काज को देखना है और रूट काज क्या है? ये एक ऐसा सीजन होता है जिस वक्त आपको पता है जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें बढ़ते खूबी होती है। दूसरी बात, सीजन वो होता है कि जिसमें फसलों में कटाई हो रही होती है और जो कटाई के बाद जो जगह होती है उसको डिस्पोज करने के लिए आग लगाई जाती है जिससे स्मोक पैदा होती है। दूसरी, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया ये बड़े शहरों जैसे लाहौर है, पिंडी है, कराची है, इन जैसे एरिया में बहुत ज्यादा पैदा हो चुकी है। फिर हमारे बॉर्डर एरिया की भी सिचुएशन ऐसी होती है। तो हमें तो जो अपने एरियाज हैं उनके अंदर तो एनवायरनमेंट की जो प्रोटेक्शन है वो तो हमारी जिम्मेदारी है और उसके लिए ये कोई आज पहली मरतबा नहीं, गवर्नमेंट को ये चाहिए एक तो फौरी तौर पर उसकी रूट का कंट्रोल करें और अगर आपको पता है कि इन दिनों में ये ऐसा मसला आना है तो आप टाइमिंग को जो है वो बेहतर करें और टाइमिंग बेहतर करने के लिए हमें तो गवर्नमेंट को खुद तजवीज दी है बजाय बंद करने के आप जो आपके रश आवर्स हैं, जो दफातर के औकाते खार हैं और जो स्कूल्स हैं उनमें आप डिफरेंस पैदा कर दें। अच्छा, दूसरी चीज ये कोविड की वजह से एसओपीज तो हम लोग पहले इंश्योर कर रहे हैं, मास्क पहना जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है और ऑब्वियसली जब आप मास्क पहन लेते हैं, चेहरे को ढांकते हैं, आंखों को ढांकते हैं तो यकीनन उससे बहुत से मसाइल से आप जो बच सकते हैं। अच्छा, अब ये इशू तो घरों के अंदर भी है, स्कूल के अंदर तो नहीं है ना। आप बच्चों को अगर घर में भी रखेंगे तो ये हिफाजती जो तदाबीर है बच्चों को घरों के अंदर भी करनी चाहिए।
तो हम ये कहेंगे, गवर्नमेंट से इस्तदा करेंगे कि आप तालीमी इदारों को बंद मत कीजिए। तालीमी नुकसान बहुत हो चुका है, बच्चों का एंड सेशन है, दिसंबर एग्जाम होने को जा रहे हैं और इस वक्त SOP सुबह ऑलरेडी कोविड की वजह से इंश्योर किया जा रहा है, तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इससे महफूज है। और वैसे भी जो वेदर की प्रोडिक्शन है अगले 10 दिनों की, उसके अंदर जो स्मोक के ऐसे हालात हैं, सनी डेज हैं और सनी डेज में जो है स्मोक या फॉग का जो इम्पैक्ट है वो भी कंपैरेटिवली कम है। तो इन हालात में हम ये तजवीज देंगे गवर्नमेंट किए वो आगे रखेंगे हुकूमत के साथ। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग थोड़ा अगर जल्दी में ये काम किया जाए, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब का जो बयान है वो भी सामने आ चुका है, जो पंजाब गवर्नमेंट है वो भी कह चुकी है कि हम तमाम तरह इक़दाम करने के लिए तैयार हैं। तो आपके जो गुजारिशात हैं अगर वो जल्दी से पेश करें तो ऐसे में आपका जो नुकसान है, स्कूल का नुकसान है, बच्चों का नुकसान, उससे भी बचा जा सकता है। और जो सेहत का मामला है, सबसे बड़ा हसास मामला तो सेहत का है, तो उसका भी कोई अल्टरनेटिव जो चीज़ है वो निकल सकती है। तो इस पर क्या कुछ आप लोगों की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ कुछ बातचीत चल रही कि ये मामला जल्द से जल्द निपटाया जाए? देखिए जी, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन इस बात पे बिलीव रखती है कि जो तालीमी मामलात हैं इनको मुस्तकिल बुनियादों के साथ जो है वो लेके चलना चाहिए। एडहॉक किस्म ने सबसे ज्यादा हमें नुकसान किया है। हम माजी में भी देख रहे हैं कि ये तो आज का किस्सा नहीं है, 74 सालों से एडहॉक बेसिस के ऊपर तालीम को लिया गया है। और यही वजह है कि आपने देखा जब भी कोई इश्यूज आते हैं तो इनके पास सिवाय एक पॉलिसी होती है, बंद कर दो। बंद करना कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गवर्नमेंट के साथ हम बैठेंगे, स्टेक होल्डर को सुनना चाहेंगे, उनको इकबाल में लें तो ये मसाइल हल करने के हम हर वक्त पहले भी तैयार हैं, अब भी तैयार हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या उसको हल करना भी चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली जाहिर अभी तक इनकी बिल्कुल ऐसी बिल दिखाई नहीं दी। और एक मेरी बात सुने, हेल्थ एडवाइजरीज मौजूद हैं, एजुकेशन एडवाइजरी सामने है, पूरी दुनिया की, हम तो नहीं कह रहे, यूनिसेफ भी वही कहता है, वर्ल्ड बैंक भी वही कह रहा है, UNO भी वही कह रहा है। तो जरूरत है कि इनको बेहतर तौर पे इम्प्लीमेंट करें। हाँ, अब इसका हल अगर ना हो तो तब तो हम कहें यार इसका कोई हल ही कोई नहीं है। हल तो मौजूद है, आप टाइम एडजस्ट करें। आप बच्चों को जो है ऑलरेडी स्मार्ट सिलेबस दे चुके हुए हैं और उसका भी आपने रिजल्ट देख लिया, जो रिजल्ट इस दफा आए हैं। तो इन पॉलिसीज का नतीजा यह है कि हमारा बच्चा 100/100 मार्क्स तो ले रहा है, लेकिन इल्म से वो दूर हो रहा है। नंबर जीत रहे हैं और इल्म हार रहे हैं। तो ये हमारी इस्तलाह है कि इन बच्चों को तालीम और तरबियत जो है उस पर फोकस करें। खास तौर पे अभी लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे गवर्नमेंट ने पंजाब के अंदर इंप्लीमेंट किया है कुरान की तालीम। अब वो कुरान की तालीम हम इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, हम टाइम टेबलिंग सेट करवा रहे हैं। अगर ये फिर बंद कर देंगे तो वो एक प्रोसेस जो है, एक बड़ा जबरदस्त प्रोसेस है। हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं, लाहौर हाई कोर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस दरमियान में रुक जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, अदारे बिल्कुल ना बंद किए जाए, बल्कि अदारों को टाइम की अच्छा मिर्जा साहब ये फरमाइएगा, जिस तरह से अभी तो तजवीज़ ज़ेरे गौर है, देखते आने वाले वक्त में इस पर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता, बट अगर स्कूल बंद हो जाते हैं तो स्कूल्स एसोसिएशन की, डिफरेंट स्कूल्स की स्ट्रैटेजी फिर क्या होगी? आपने भी कुछ सोचा है अभी तक कि फिर बच्चों को किस तरह से ऑल्टरनेटिव तालीम प्रोवाइड करनी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन, मैंने आपको पहले भी गुजारिश बारहा आपके इस प्रोग्राम में भी डिस्कस हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में बमुश्किल 2% बच्चों के पास ऑनलाइन फैसिलिटी की एक्सेस है। और अब भी अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। घरों के अंदर जो फैसिलिटी है वो टोटल 14% पूरे पाकिस्तान में है। इन हालात में ये जरूरी है कि जब 98% के पास ये फैसिलिटी नहीं तो ऑनलाइन उसका कोई हल नहीं, बल्कि जिन्होंने ऑनलाइन फैसिलिटी अवेल की वो भी परेशान है। तो एक तो ये है कि इसका हमारे पास हल कोई नहीं है, हमें हर सूरत में इसको खुला रखना है। दूसरी बात, हम नेगोशिएट कर रहे हैं, स्पॉन्सर भी दे रहे हैं। अगर ये सूरत नहीं बनती तो ऑब्वियसली फिर हम अपनी जो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की जो एक मीटिंग कॉल करेंगे और अगले नायमल का उसकी जो रोशनी में इंशाल्लाह जो है वो ऐलान करेंगे। अच्छा, एक तो आपका ये कहना है कि रूट कॉज को दूर किया जाए, जो मुख्तलिफ सिफारिशात आप लोगों की जानिब से पेश की जा रही हैं उनको थोड़ा सा बयान कर सकते हैं, उनमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? जी यकीनन, देखिए पहले हमने ये कहा है कि एक तो आप इसकी टाइमिंग को जो है रीशेड्यूलिंग करें। मास्क ऑलरेडी बच्चे हमारे पहन रहे हैं, कोविड के जो SOPs हैं उनकी मौजूदगी में अगर भरपूर अमल दरामद हो रहा है तो मेरा नहीं ख्याल बच्चों में उससे बहुत ज्यादा मुतासिर होंगे। आप आउटडोर असेंबली बंद करें, वो ऑलरेडी हम इसकी एहतियात कर रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं कि जब तक ये स्मोक का इशू है आउटडोर असेंबली को जो है वो आप ना करें, इंडोर कर लें। दूसरी बात, आउटडोर एक्टिविटीज ना करें, कोई स्पोर्ट एक्टिविटीज ना करें, ब्रेक टाइम में बच्चों को आउटडोर मत लेकर आए, हाइजेनिक कंडीशन को बेहतर किया जाए।
और अगर कहीं पे आपको ये लगता है जो अच्छे स्कूल चेन्स हैं, ऑब्वियसली उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज भी हैं, आपके पास मेडिकल की फर्स्ट एड भी मौजूद है, तो वहाँ पेरेंट का और स्कूल का और टीचर्स का जो है वो बहुत बड़ा रोल है, वो मैक्सिमम बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। फिर दूसरी चीज ये है कि आपके पास जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग आपका जो दफातर की टाइमिंग है वो अमूमन ऐसे होते हैं कि दफातर का और स्कूल के नजदीक होते हैं, तो हम ऑफ टाइम जल्दी कर सकते हैं, हम स्कूल का स्टार्ट टाइम लेट कर सकते हैं ताकि रशी एरिया से टाइमिंग से आप निकल जाएं। उसी अगर आप गौर करें तो वही ये टाइम होता है जिस वक्त स्मोक बढ़ती है, जब आपका क्राउड बढ़ता है। जब क्राउड आप उसको मिनिमाइज कर देंगे, ऑब्वियसली उसको हम सकते हैं। फिर ये भी देखा जा सकता है कि हम उसमें कुछ अल्टरनेट डेज के ऊपर क्लासेस करवाएं ताकि उसमें बच्चों का तालीम जो है वो मिनिमाइज हो सके। तो ये वो चीजें, और हाँ यहाँ पे बहुत जरूरत है फौरी तौर पे उन इंडस्ट्रीज की जिनकी वजह से एनवायरनमेंट में पोल्यूशन का बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है, उसको इन दिनों में सस्पेंड किया जाए या उनकी टाइमिंग कंट्रोल की जाए, और कटाई के बाद जो फसलों को जलाने का अमल है उसको बंद किया जाए कम से कम ये 2 से 3 हफ्तों के लिए, ताकि इस पे कंट्रोल किया जा सके। मेरे साहब ये फरमाइए, आपने जो एक बात जिसकी तरफ इशारा किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं इस वक्त, उनको वापस कैसे लाया जाएगा। सिंध की सूरत हाल देखें तो सिंध में हमने रिपोर्ट पढ़ी कि 5000 स्कूलों को बंद करने का वो हुक्म जारी किया गया है और कहा गया है कि उसकी बजाय क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाएंगे। नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़ाहिर है वो 5000 स्कूलों के बच्चे कहाँ जाएंगे। यहाँ पे कोई आपके पास स्ट्रेटजी है, कोई प्लान है कि बच्चों को वापस कैसे लाया जाए स्कूलों में जो स्कूल से बाहर हैं? आपने बहुत जबरदस्त ये बात की और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेज किया। देखिए 2.5 करोड़ तो वो बच्चा जो ऑलरेडी हमारा तालीमी इदारों शुरू से बाहर है, 5 करोड़ पढ़ रहे थे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर, इन 5 में से भी 2.5 करोड़ बच्चा इस कोविड की नजर हो गया और अब ताहाल वापस नहीं है। तो इस वक्त राइट नाउ 5 करोड़ बच्चा हमारा अमलन स्कूल से बाहर है। तब आ जाते हैं हम 2 बातें करेंगे, एक सिंध के बारे में और एक बात करेंगे हम दूसरे। देखिए 10,000 स्कूल कोविड की नजर प्राइवेट स्कूल हुआ, पहली फेज में सिंध ने 5000 प्लस जो अभी आपने फिगर दिया ये बंद कर रहे हैं। मजीद 10,000 स्कूल है जो सिंध ने मार कर लिया है और वो बंद होने जा रहा है अगले फेज में। 15,000 ये बंद होगा, 10,000 प्राइवेट स्कूल बंद हो गया। जो हमारा कंटोनमेंट के एरिया में कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर एक फैसला हुआ और उसमें कंटोनमेंट के एरिया में 30,000 स्कूल हैं, उनको भी उन हदूद से बाहर निकाल दें तो आपके लगभग 50,000 स्कूल जो हैं ये अगले 1 साल के अंदर जो है वो मुस्तकिल तौर पे बंद होने जा रहे हैं। आप ये सोचें कि 50,000 स्कूल के अंदर अगर आपके 50-60 लाख के लगभग बच्चे जो थे वो अगर पढ़ते थे तो वो उनके लिए तो आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो जरूरत पता क्या है, इमरान खान साहब से बेहतरीन विजन एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं नहीं समझता कोई अच्छा हो सकता है, वो चाहते भी हैं, लेकिन इमरान खान साहब का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उनकी जो टीम है वो जाली रस्मों की है, वो करना नहीं कुछ चाहते। आप मुझे बताएं क्या ये नजर नहीं आ रहा कि 25A आर्टिकल जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा आइन प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे बच्चे का हक है, बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, इसको सस्पेंड भी नहीं आप कर सकते। लिहाजा इन हालात में हमने ये देखा कि जब से ये गवर्नमेंट आई है 3 साल से तो उनका फंडामेंटल राइट तकरीबन ऑलमोस्ट सस्पेंड ही रहा। ऊपर से तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं, फिर बजट में कुछ नहीं है, जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। बहुत जरूरी है पासियत कौम, हमें ये तय करना है कि हमने अपनी नस्लों को कैसे बचाना है और इसके लिए आप मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें रोल है। हम लोग चाहेंगे कि हमारे इन बच्चों को महफूज रखें, खासतौर पे जो आपको स्कूल बच्चे हैं, इमरान खान साहब खुद फरमा रहे हैं कि इनको हमने तालीमी इदारों में लाना है। 2 लाख नए स्कूल चाहिए, नए स्कूल बनाने हैं, 25 लाख नए टीचर चाहिए, तो ये तो 50,000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं, तो 50 लाख बंद होगा। तो आप ये सोचें कि पाकिस्तान का बच्चा जो है मुस्तकबिल में वो कैसा होगा। क्राइम रेट बच्चों में बढ़ रहा है। आप देखें ऑनलाइन के बहुत फायदे हैं, लेकिन ऑनलाइन के अगर गलत इस्तेमाल हो तो हमें नजर आ रहा है बच्चे जो हैं वो ऐसी खौफनाक एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं जो उनको तालीम से तो दूर कर चुकी है, लेकिन वो क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, चाइल्ड लेबर में इजाफा हो रहा है। ये बहुत सी चीजें हैं जिसको गवर्नमेंट को चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को हम मुकम्मल तौर पे इसमें असिस्ट करेंगे, गवर्नमेंट को असिस्ट करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट की बिल जो है वो नजर आनी चाहिए। ठीक है हरमीत। अच्छा सर, आपने जिक्र किया कि इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह रऊफ साहब ने एक रिपोर्ट का जिक्र किया कि 5,000 स्कूल, तो आपने बड़ी तशवीशनाक जो चीज़ें खबर वो भी आपने हमारे साथ शेयर कर दी। अब अगर हम देखें
कि एक तरफ स्कूल से बच्चे गायब हो रहे हैं, तो उसी तरह जो बच्चे कुछ स्कूल है, जो अब कुछ एक्टिव स्कूल है, तो वहां पे टीचरों की भी कमी है, कई शिकायतें ये भी हमें मिल रही है। तो ऐसे में इसको पूर्ण कर, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कोरोना की जब वबा फूटी तो कई टीचर जो है प्राइवेट स्कूलों में जो काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए। तो ऐसे में अब उनको ये खदशा है कि वो स्कूल की तरफ इसलिए नहीं आ रहे कि भैया कल अगर फिर दोबारा स्कूल बंद किए जाते तो दोबारा वो बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे में इन टीचरों को स्कूल की तरफ रागिब करना या उनको इंश्योर कराने के लिए, ताकि उनका भी फ्यूचर कम से कम महफूज रहे, तो क्या कुछ इकदाम हो रहे हैं इसके लिए सर? आपने अमीर भाई बड़ी जबरदस्त बात की। देखें, बात पता क्या है, पहले तो ये हम समझ लेना चाहिए कि क्या एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जिसमें लोग जो है वो ख्वाहिश से, मर्जी से ये उनकी फर्स्ट चॉइस है, ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पहले तो हमारी ये सिचुएशन ये है कि हमने कभी भी तालीम को रियासती सतह के ऊपर जो उसकी ड्यू रिस्पेक्ट थी या तरजीह थी नहीं दी। यही वजह है कि जो लोग यहाँ पे हमारे पास असातिज़ा की एक बहुत बड़ी तादाद वो होती थी जो बड़े हाईली क्वालिफाइड होते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर उनको कहीं पे अभी तक कुछ जॉब नहीं अवेलेबल हुई थी तो वो टीच करना शुरू करते थे, और फिर उनमें से बहुत से इस लाइन को मुस्तकिल ऑफ भी करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड और कोविड से पहले की भी जो कोई माजी की भी हुक्मरानों और इन्होंने भी जो इकदाम किए वो तालीम के हवाले से बहुत ही नुकसानदेह थे। टीचर के ऊपर सबसे ज्यादा कोविड ने ये असर किया कि गवर्नमेंट की जो गलत पॉलिसी थी बार बार तालीमी इदारे बंद करने से, ना सिर्फ तालीमी इदारे उन्होंने बंद किए बल्कि उन्होंने ऐसे कवानीन बनाए कि जो स्कूल का सोर्स ऑफ इनकम था वो उसकी फीस थी, और तो उनके पास फंडिंग नहीं थी, वो बंद करवाए। जब वो बंद हुए तो तनख्वाहें नहीं मिली टीचर्स को, जब तनख्वाहें नहीं मिली और फिर किराए नहीं मिले, बिल्डिंग्स के 90% बिल्डिंग रेंटेड थी, तो क्लैप्स हो गया, 10,000 स्कूल बंद हुआ। टीचर को ये नजर आया कि इसका मुस्तकबिल कोई नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनको तनख्वाहें नहीं मिल पा रही, तो क्यों ना वो बेहतर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी तलाश करे। अब हुआ क्या कि एक अच्छा टीचर जो था हमारे पास, असातिज़ा जो एक बहुत रिस्पेक्टेबल में पढ़ा रहे थे और अपना रोजगार भी कर रहे थे, वो वहां से उठे कोई सेल्समैन, ठीक सर, हमारे पास वक्त मुख्तसर है, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। थैंक यू सो मच। काशिफ साहब का मौक़िफ़ सामने आ गया। मेरे ख्याल में वो जो सिफारिशात वाली चीज़ बता रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, वो सिफारिशात पर हुकूमत इम्प्लीमेंट कर ले, बिकॉज ऑलरेडी कोविड की वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अगर खुदा न ख्वास्ता अब भी स्कूल बंद होते हैं तो नुकसान होगा, फिर आगे दिसंबर हॉलीडेज आ जानी है तब भी स्कूल बंद होने हैं। तो मेरे ख्याल में जो सिफारिशात स्कूल एसोसिएशन की जानिब से पेश की जा रही हैं उस पर इम्प्लीमेंट कर लिया जाए। शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। रऊफ साहब, हम कल भी अपने शो में डिस्कस कर रहे थे कि आजकल के बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं। हम बेसिकली उस टाइम बिहेवियर्स को डिस्कस कर रहे थे, बट हमने कभी ऐसे बच्चों का जिक्र नहीं किया जो कि कम वसाइल के साथ, मतलब ऐसे ख़ानदानों में पैदा होते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी होती है, इनकम की कमी होती है, बट दिल तो अल्लाह ताला ने सब में दिया, और ऐसे बच्चों की ख्वाहिशात भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके साथ उन बच्चों की भी ख्वाहिशात होती हैं जो बीमार होते हैं, ख़ास तौर पर कुछ करना चाहते हैं। ये मेकअप विश जो है थोड़ा सा मेरे पास इसके पास है, मेरे पास है थोड़ा सा, कि 7 साल बच्चा था क्रिस, जो ल्यूकीमिया का शिकार था, और ये 1980 की बात है। फिनिक्स कम्युनिटी, उसने एक ख्वाहिश का इजहार किया, वो पुलिस अफसर बनना चाहता था, तो वहाँ से एक कैंपेन, उसको नहीं मालूम था कि कैंपेन शुरू हो जाएगी। तो बहरहाल चलते हैं, टाइम थोड़ा है हमारा। आयशा खान हमारे साथ मौजूद है, मेक अ विश फाउंडेशन की CEO आयशा खान हमारे साथ मौजूद है। सर जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये बताइए, क्रिस का मैंने जिक्र किया, इस हवाले से पाकिस्तान में कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई ख्वाहिश की हो और आपने ख्वाहिश पूरी की हो, या बच्चों की ख्वाहिशात कैसी होती हैं फिर? सर, मेक अ विश फाउंडेशन जो कि एफिलिएट मेंबर है मेक अ विश इंटरनेशनल का, द वर्ल्ड लार्जेस्ट विश ग्रांटिंग फाउंडेशन इन द वर्ल्ड, इसकी ये 52 कंट्रीज में काम कर रही है, और अब तक 2009 से अब तक हम 13,000 बच्चों की विशेस को पूरा कर चुके हैं। इसमें बहुत छोटी विशेस भी आती हैं, बहुत यूनिक विशेस भी आ रही होती हैं कि समटाइम तो हम खुद हैरान हो जाते हैं कि एक बच्चा एक डॉल हाउस की विश कर रहा होता है, फिर वो कहता है कि जी हमें रिमोट कंट्रोल गाड़ी चाहिए। ये सारे वो बच्चे हैं जो बीमार होते हैं, जिनकी मोस्ट चेरिश विश ये इदारा पूरा कर रहा होता है। इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट मिर्जा इश्तियाक बेग साहब हैं, और उन्होंने ये फाउंडेशन पाकिस्तान में वो लेकर आए हैं। उनकी काविशों से सर हम रोज बरोज बच्चों की बहुत सारी विशेष पूरी कर रहे हैं।
वो विश कोई भी हो सकती है, वो विश किसी सेलिब्रिटी से मिलने के लिए हो सकती है, वो विश किसी भी जगह जाने के लिए हो सकती है, वो विश किसी अम्यूजमेंट पार्क की हो सकती है, नॉट इवन इन पाकिस्तान, अक्रॉस द बॉर्डर। हम मलाला यूसुफजई से अच्छा आयशा, वैसे बच्चों की ख्वाहिशें बड़ी प्यारी सी होती होगी, वो जब ख्वाहिश का इजहार करते हैं। आयशा साथ ही रहिएगा जी। हरमीत। आयशा, अच्छा आयशा, मैं बच्चों की बात की जाए तो ख्वाहिशें उनकी बड़ी मासूम सी होती हैं, और ऐसे में बहुत सारे बच्चे आपके पास हैं, तो जिस तरह आपने कहा कि यूनिक सी ख्वाहिशें होती हैं, तो कभी बच्चे ने बोला कि मुझे तो चांद पे जाना है, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं? मतलब बच्चा है ना, चांद पे जाना है तो सर ऐसी तो ख्वाहिश जो पूरी ना हो सके हम उसका कोई प्रॉमिस नहीं करते, बट वो जो ख्वाहिशें जो उनके दिल के अंदर होती है हम कोशिश करते हैं, क्योंकि सारे टर्मिनली इल बच्चे होते हैं, दे हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम लाइन, तो वी वांट टू बी अ रीजन ऑफ स्माइल एंड जॉय बिफोर दे डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। अच्छा, ये जो मेक अ विश फाउंडेशन है, इसको आपने स्टार्ट किस थॉट से किया और कब किया, ये भी बताइएगा। आपकी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन क्या थी? सर ये हमने 2009 से स्टार्ट किया ये इदारा, ठीक है, और वहां से अब तक 13,000 हम बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर चुके हैं। इसमें बहुत सारी यूनिक विशेस हैं जो हम पूरी कर रहे हैं। एक विश हमारे पास आई कि हमें जी पायलट बनना है, तो हम उसे PIA अब लेके गए, उसे पूरी ट्रेनिंग करवाई। एक बच्चे की बहुत इनोसेंट से विश आई हमारे पास, और उसने कहा कि हमें मज़ार कायद का भी विजिट करना है, और वो कभी मज़ार कायद नहीं आई थी वो बच्ची, शी इज नो मोर इन द वर्ल्ड, लेकिन उसके जाने से पहले हमें ये खुशी है कि हमने उसकी ये ख्वाहिश पूरी की। और मेक अ विश उन सारे लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती है जो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, और हम चाहते हैं कि उनकी सपोर्ट के साथ आगे भी बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। अच्छा, एक ये चीज कि फिर आप अपने एक्सपेंसेस, आपके फंड्स कहाँ से जनरेट होते हैं? डोनर्स आपके साथ मुस्तकिल तौर पर अटैच हैं? छोटी ख्वाहिशें तो इदारा खुद ही पूरी कर रहा होता, लेकिन क्योंकि विश लिस्ट हमारी बहुत ज्यादा होती है, बच्चे बीमार हैं, उनकी विशेस हमारे पास कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सब जगह से आ रही होती है, तो फिर हमारे पास कॉर्पोरेट डोनर्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, और हम मुखैर अजराज से भी गुजारिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें, ताकि कम वक्त में हम बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सकें। बहुत अच्छा काम कर रही है। आई कैन एक्सप्रेस माय फीलिंग, ये पैशन होता है जब हम बच्चों को, बीमार बच्चों के अंदर एक एनर्जी देखते हैं, उनकी जब कोई ख्वाहिश पूरी हो रही होती है, तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ऐसी उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है, डिफेंसिंग पावर क्रिएट होती है, जो मेडिसिन से नहीं आ सकती, वो उनकी ख्वाहिश पूरी करने से उनके अंदर आ जाती है। बिल्कुल आयशा, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरह से पायलट बनना चाहता था, मुझे याद है कुछ अर्सा पहले एक बच्चे ने ख्वाहिश की थी अपने आर्मी चीफ से मिलने की, और फिर वो भी इसी तरह कैंसर का पेशेंट था, उसको एक दिन के लिए आर्मी यूनिफॉर्म दी गई, वो जाके मिला, वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था, उसको मिलवाया भी गया, मतलब उसको बिठाया भी गया। तो इस तरह की आती है, लेकिन कोई बहुत ऐसी मासूमाना ख्वाहिशात जो आप समझती हैं कि ना पूरी कर पाए हों, तो उसके बारे में भी बताइए, और उसका अफसोस भी हुआ होगा, और कोई ऐसी जो बहुत अनहोनी सी थी उस बारे में भी बताइए। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि ख्वाहिशात जो होती है ना, वो हम मटेरियलिस्टिक इन सेंस कि अगर कोई हमसे कहे कि जी बहुत सारे पैसे चाहिए, जो बहुत बड़ी लैंड चाहिए, तो ऐसी वाली ख्वाहिशें तो हम नहीं पूरी करते। हम बड़ी इनोसेंट ख्वाहिशें बच्चों की पूरी कर रहे होते हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल कार है, स्मार्टफोन चाहिए बच्चों को, टैबलेट चाहिए होता है, लैपटॉप चाहिए होता है, तो ये सारी ख्वाहिशें। फिर किसी को एक बच्चे की ख्वाहिश है, उसे बुर्ज अरब जाना था, वो वहां का विजिट करना था, क्योंकि मेक अ विश यूएई की सपोर्ट से हमने उस बच्चे की वो ख्वाहिश भी पूरी करी। मलाला यूसुफजई के पास उन्हें मिलना था, तो अमेरिका लेके गए, हम जॉन सीना से मिलवाया, किसी सेलिब्रिटी से मिलने की, क्योंकि आपको पता है मीडिया बड़ा फास्ट है आजकल, और बच्चे जो ड्रामे देखते हैं उनकी ये ख्वाहिश भी होती है कि जी हमें बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं, जैसे मोमो का एक ड्रामा चल रहा था, फिर हुमायूं सईद है, तो ये सारे लोगों से भी हम मिलवा रहे होते हैं उन्हें। सही, बहुत जबरदस्त काम आप लोग कर रहे हैं, इसको जारी रखें और इसमें आपकी बरकत भी डलती रहे। बहुत खूबसूरत काम है, और स्पेशली ऐसे लोगों का जिनके पास वक्त बहुत मुख्तसर है, बच्चों का स्पेशली। सो थैंक यू सो मच आयशा, बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। शो का वक्त एंड हो चुका। हाँ, अच्छा, पता नहीं लगा आपको मुझे पता लगा खैर, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।